गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, माय नेम इज अनिल कुमार झा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो आप ये 9th क्लास एनसीईआरटी के हम कुछ टॉपिक्स लेंगे, जैसे आपने और टॉपिक्स भी पढ़े होंगे। आज अपना टॉपिक है एनसीईआरटी का फिजिक्स में ग्रेविटेशन। तो बेसिकली ग्रेविटेशन में हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे ग्रेविटेशन में सबसे पहले ग्रेविटेशन को समझेंगे, ग्रेविटेशन होता क्या है। देन ग्रेविटेशन के बाद हम इसमें लेंगे, आप जैसे आपने देखा होगा हमने पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में और पढ़ेंगे, जैसे हम जानेंगे कि मास क्या होता है, ठीक है, वेट क्या होता है। ठीक, ऐसे हम कुछ चीजें लेंगे। ग्रेविटी देखेंगे, ग्रेविटी मून पे क्या होती है, लाइक अर्थ पे कितनी होती है। जैसे हम अर्थ पे काउंट करते हैं 9.81, ठीक है, 9.8 भी लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड मून पे जैसे हम जाएंगे तो 1.6 कुछ होती है समथिंग। ठीक है, तो लाइक ये जैसे जैसे हम टॉपिक्स पे जाएंगे, धीरे धीरे हम टॉपिक्स में क्या करेंगे और डिटेल में पढ़ते जाएंगे इनके अंदर। फिर हम इसी में पढ़ेंगे, कुछ प्रेशर आ जाएगा मेरे पास, जैसे हम पढ़ेंगे थ्रस्ट क्या होता है, इसी में पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। थ्रस्ट, प्रेशर एंड डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होता है कितना डेंस या कितना लेस डेंस है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। कुछ आर्गुमेंट्स प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैं जैसे टॉपिक से। सबसे पहले ग्रेविटेशन स्टार्ट होता है, तो ग्रेविटेशन के बारे में समझ लेते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर छोड़ता हूँ, लाइक मैंने जैसे अगर ऑब्जेक्ट लिया ऊपर फेंका तो वो थोड़े टाइम बाद नीचे आता है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका वो थोड़ी टाइम बाद नीचे आता है। तो नॉर्मली तो ये हमको बस ऐसे ही लगता है कि हाँ ठीक, कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही आती है, पर ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जैसे एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो उन्होंने इस चीज को देखा और ऑब्जर्व करा कि वो एक दिन ऐसी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सिटिंग नियर टी। तो एक टेबल से क्या, एक ऊपर से एक एप्पल का पेड़, एप्पल गिरता है, ठीक है, पेड़ से। अब जैसे ही वो एप्पल गिरा तो उनको एकदम से फील आया कि यार ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। मीन्स एप्पल था तो ऊपर भी तो जा सकता था, या नीचे नीचे ही क्यों आया। मीन्स अगर एप्पल गिर रहा था तो अपने लेफ्ट साइड या राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी किसी पोजीशन में जा सकता था, पर वो नीचे ही क्यों गिरा। तो उन्हें उस चीज की क्यूरियोसिटी आई कि भाई ये क्यों चीज हो रही है, लाइक। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, लाइक हमारे लिए तो दिन भर के लिए वो क्या हो जाएगी नॉर्मल की, या आप जैसे बोलते हैं कि रोजमर्रा या दिन भर की डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम है, तो हम उस चीज पे गौर नहीं करते हैं। पर उन चीजों ने उस पे उन्होंने गौर किया और उस चीज पे ज्यादा फोर्स किया। ठीक है, लाइक फिर उन्होंने इस चीज को ऑब्जेक्ट करा कि लाइक ये जैसा ऑब्जेक्ट था, मैंने कुछ छोड़ रहा हूँ, ये एप्पल था, एप्पल से ऊपर से नीचे आया। मैं कोई पेन को गिरा रहा हूँ तो ये भी नीचे आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर एप्पल नीचे आ रहा है या सारे ऑब्जेक्ट जो भी मैं ऊपर फेंकता हूं वो नीचे आ रहे हैं, तो मून जो हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा है वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है। वो भी तो हमारे पास ही है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसे आना चाहिए था, पर मून नहीं आ रहा है। तो उन्हीं पे उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने एक लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे इसमें थे एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड रीच अ सर्टेन हाइट देन फॉल्स डाउनवर्ड। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो वो क्या होता है, सर्टेन हाइट वाइट क्या हो जाता है, एक टाइम बाद नीचे आता है। ठीक है, इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, जैसे मैंने बताया कि न्यूटन क्या है, एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने एक एप्पल को देखा ऊपर से नीचे गिरते हुए। उन्होंने इस चीज के ऊपर थोड़ना स्टार्ट करा कि व्हाई दिस इज हैपन, दैट फॉल एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही न्यूटन एप्पल को गिरता हुआ न्यूटन ने देखा, उन्होंने क्या करा, स्टार्ट करा थिंकिंग, सोचना स्टार्ट करा कि ये चीज क्यों हो रही है, व्हाई। ठीक है, ही थॉट दैट इफ अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल नॉट कैन नॉट अट्रैक्ट द मून, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट को क्या कर, जैसे अर्थ है वो क्या कर रही है, एक एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पर मून को क्यों नहीं कर रही है। मतलब मून भी ऐसा होना चाहिए था ना कि अर्थ के पास आके नीचे गिर जाता, पर ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं बाइंड तो हो रहा है। ठीक है, ऐसे उन्होंने इस चीज पे आर्ग्यू किए, बहुत सारे आर्ग्यू किए कि अलग अलग लोगों से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, भाई नीचे क्यों आ रही है अर्थ, जब अगर हर ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो मून क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे उन्होंने इस चीज पर रिसर्च की और फिर उन्होंने क्या किया, एक लॉ डिवाइस किया, जिसे हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे देखिए, बट वी डोंट नो रियली सी द मून फॉलिंग, जैसे मैंने बताया कि हमने मून को तो गिरते हुए नहीं देखा है टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, तो उन्होंने एक लॉ फिर उस चीज पे सोचा कि जैसे व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मास ऑफ सेम ऑर्डर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। मींस उन्होंने इस चीज को फिर ग्रेविटेशन को समझा और उन्होंने रिजल्ट निकाला कि अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज हैविंग मास ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब जो मास होंगे वो सेम ऑर्डर के होंगे, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन काम करता है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। लगभग जैसे मैं दो मास नियरली बिल्कुल सेम ले लूं
थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोल रहा हूं, लगभग बोल रहा हूं, है ना, अप्रॉक्स, ठीक है, दो मास लगभग बराबर हैं, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन काम करेगा, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशन। एंड द फोर्स बिटवीन, और इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? दो अलग अलग चीजें, मासों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन, एंड उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, इसको और समझने के लिए, जैसे मून वाला एग्जाम्पल था, मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूं। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा। जैसे अगर मैंने एक पेन पे एक स्ट्रिंग बांधी, मीन्स एक धागा बांधा, उससे मैंने एक स्टोन या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट बांध लिया जो घुमा सकूं, लाइक एक रबर बांध ली या छोटा सा ऑब्जेक्ट, छोटी प्लास्टिक बॉल मैंने उस पर बांध ली। अब मैंने क्या किया, पेन को उड़ाना स्टार्ट किया, मैं पेन को घुमा रहा हूं, तो उसको घुमाने के चक्कर में क्या हो जाएगा, लाइक ये बॉय जैसे इस स्ट्रिंग को देखो यहाँ पे हाथ से पकड़े हुए और इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है फिक्स पाथ पे। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट क्या है, सिक्स पाथ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे में से घुमा रहा हूं। पर अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, कहीं ना कहीं बाहर चला जाएगा। लाइक जैसे आपने छोटे होंगे, आपने देखा होगा, अगर हम पेन को घुमा रहे हो, पेन में स्ट्रिंग बांधी, में एक पत्थर घुमा रहा हूं, तो जैसे ही क्या होता था कि मेरे हाथ से स्ट्रिंग छूटती थी, तो स्ट्रिंग क्या होती थी, सीधी पत्थर के साथ एक अलग डायरेक्शन में चली जाती थी। तो वो किस डायरेक्शन में जाती थी, लाइक यहां पे अगर ये ऑब्जेक्ट छूटेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे यहां से कोई ऑब्जेक्ट छूटेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपनी। किस डायरेक्शन में जाएगा, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट, जैसे ये सर्किल है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है आर, तो इस पॉइंट से मैं जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो सिर्फ इसके एक पॉइंट को टेंजेंट करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलूंगा मैं, टेंजेंट। ये मेरे जब एक पॉइंट पे सिर्फ इंसिडेंट करे, क्लियर है पॉइंट, मीन सिर्फ एक पॉइंट पे इंसिडेंट करे। जैसे मैंने इसको बनाया और ये क्या करा, सिर्फ एक पॉइंट को टच करा, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं छोड़ता था, जैसे मैंने छोड़ा तो वो किस डायरेक्शन में गया, अपनी टेंजेंशियल डायरेक्शन में गया, कुछ भी वेलोसिटी के साथ। तो ऐसे ही अब देखो, इसको समझते हैं, मैं उसे घुमा रहा था, अगर मैं एक बात करूं, सिर्फ मैं उसे घुमाऊं ना, मैं इस स्ट्रिंग से बांध दूं ऑब्जेक्ट को, अब मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अपने आप घूमने लग जाएगा क्या, नहीं ना। अगर मेरे को उस ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो कहीं ना कहीं मेरे को एक्सेलेरेशन देना पड़ेगा उसमें। ऐसे ही लाइक जैसे ये बॉय है, उसको घुमा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सेलेरेशन दे रहा है ना बॉडी में, तब तो मूव कर रही है, जैसे मैं उसको एक्सेलेरेट कर रहा हूं तब तो घूमना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, ऐसी अब वो एक्सेलेरेशन कौन दे रहा है, यहाँ पे मेरा हाथ दे रहा है, और उसके कारण क्या लग रहा है, उस बॉडी पे फोर्स लग रहा हूं, मैं फोर्स ही तो लगा रहा हूं एक तरीके से, तो उससे क्या हो रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, ऐसे ही यहाँ पे रोटेट कर रही है। तो उन्होंने इस चीज पे भी सोचा कि जब बॉडी कोई रोटेट कर रही है, तो जैसे अगर मून भी ऐसे ही रोटेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे अगर बात करूं, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, यहाँ पे ये मून है, मून क्या कर रही, रोटेशन ले रही, रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको अर्थ एक फोर्स से खींच तो रही है, क्योंकि वो घूम तो रहा है अर्थ के अराउंड ही। अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये ऑब्जेक्ट कहीं चला जाता अपनी डायरेक्शन में, अगर ये फोर्स नहीं होता तो लाइक ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहां जाता, अपनी टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक फोर्स तो लग रहा है जो काम कर रहा है इन दोनों के पीछे। तो इसी पर उन्होंने लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जिसे हम अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। देखो एक सेकंड, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने एक लॉ दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका उन्होंने नाम रख दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको इन्होंने बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला, क्योंकि यूनिवर्सल का मीन्स होता है ये सारी चीजें सब जगह के लिए सेम है। लाइक जैसे अगर दो मासेस की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ अर्थ पे ही से मतलब फिक्स है कि मैं अर्थ पे ही दो मास लूंगा तभी ग्रेविटेशन काम करेगा। लाइक क्योंकि आपने देखा इस पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ के अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन तो काम कर रहा है। ठीक है, तो स्पेस के बाहर भी है, ठीक है, मींस अर्थ सरफेस के बाहर भी है, और बाहर भी यूनिवर्स में सब ग्रेविटेशन के लॉ तो फॉलो कर ही रहे हैं। तो दो मासेस कोई भी हो सकते हैं। अब आप देखो, अगर इनका लॉ था, इस लॉ पे काम करते हैं, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन्होंने बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। उन्होंने बोला कि अगर मैं कोई दो मासेस ले लूं, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, लाइक मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं लगभग सेम मासेस के हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन प्रोडक्ट जो मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों सेंटर मासेस, दोनों मासेस के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है,
अभी हम आगे बताएंगे, इसको क्लियर हुआ करेंगे डायग्राम के साथ, अभी सब समझ रहे हैं। देखो तो दो सेंटर से जो मासेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये दो मासेस है मेरे पास, अब इसे प्रैक्टिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ये दो मासेस हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो ये सेंटर टू सेंटर है, ये क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, r। मेरे पास दो मास हैं, एक m1 है एक m2 है, क्लियर है, एक मास m1 एंड m2। न्यूटन ने ये बोला था जब भी मैं दो मासेस को रखता हूं कुछ डिस्टेंस पे, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी को उन्होंने लॉ दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल की बात करता हूं तो यूनिवर्सल में क्या है, सभी जगह जो लॉ है वो फॉलो होता है, इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल का मींस ऐसा नहीं अलग प्लैनेट पे पहुंच गया, मैं जुपिटर पहुंच जाऊंगा तो ग्रेविटेशन का लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो आप किसी भी प्लैनेट पे जाएंगे यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में क्या है, ये लॉ फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ स्टेट दैट, कि यूनिवर्सल क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज, जो मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड मल्टीप्लाई बाय m2, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2। एंड जो इन दोनों की डिस्टेंस होगी, मींस उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लाइक देखो जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 एंड m2 के प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे सेकंड है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, याद रखना, ठीक है, भूला नहीं, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है मासेस की। अगर जैसे मैं खड़ा हूं और अर्थ के ऊपर खड़ा हूं तो मेरे और अर्थ के बीच में मेरा सेंटर जो होगा और अर्थ का जो सेंटर होगा उन दोनों के बीच में लग रही होगी, ठीक है। तो हमेशा दो मासेस कोई भी ले लूं मैं, उन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस काम करता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या होता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, इसे मैंने इक्वेशन 1 दे दी, इसको इक्वेशन 2, बाय कंबाइनिंग दीस टू इक्वेशन, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, क्लियर है, मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, दोनों स्टेटमेंट यहाँ फॉलो हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, व्हेनेवर वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमें वहां पे कांस्टेंट लाना होता है, ठीक है। तो जब भी मैंने प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे, जैसे ही उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो उन्होंने एक कांस्टेंट लाया, फोर्स इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। उन्होंने इस कैपिटल G यहाँ पे जो कांस्टेंट, जैसे ही उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया एक कांस्टेंट अराइव हुआ, उस कांस्टेंट को यहाँ पे कैपिटल G उन्होंने एक रख दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ये जो कैपिटल G है हमारा, ये होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मींस ये जो कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू कहीं पे भी, आप यहां पे रहो, जुपिटर पे चले जाओ, सैटर्न पे चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे रहो, ये कैपिटल G की वैल्यू सेम रहेगी, किसी के लिए भी चेंज नहीं होगी। कैपिटल G, मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ कैपिटल G, ठीक है, कैपिटल G की बात हो रही है, किसकी, कैपिटल G की बात, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उन्होंने इसको नाम दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनिट की, तो अभी हमने देखा था फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को इस कैपिटल G की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस r को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ का डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई पहुंचेगा, तो फोर्स इंटू r स्क्वायर इक्वल टू G, ये m1 m2 में भी नीचे ले आऊं तो ये जैसे नीचे आएंगे तो ये आ जाएगा कुछ, ठीक है। मींस मुझे G का फॉर्मूला मिल गया, G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2, ठीक है। अब जैसे फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो फोर्स की यूनिट क्या ले लूंगा, कैपिटल G इक्वल टू, इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी मेरी, ठीक है, ठीक है।
फोर्स की क्या हो जाएगी, फोर्स की हो जाएगी न्यूटन। एंड रेडियस है, अगर मैं किसी डिस्टेंस को मेजर करता हूं तो किस में करते हैं हम डिस्टेंस को मेजर, मीटर में करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर इनटू मीटर अपॉन, हम मासेस की बात कर रहे हैं, हम मास को एक्चुअली में केजी मतलब किस में लेते हैं, तो मास को हम लेते हैं केजी में। आप बोलते हैं ना कितने केजी लेने जा रहे हैं, तो हम मास ही तो लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम मास को किस में करते हैं, केजी में, तो केजी और ये भी केजी, ठीक है। अब जैसे ही मैं जी की यूनिट यहां रखता हूं तो न्यूटन, एम के मिल के क्या हो गया, मीटर 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 स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो गया केजी स्क्वायर। क्लियर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई कैपिटल जी की, जो यूनिट क्या निकल के आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स स्क्वायर या केजी स्क्वायर। या आप इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कैपिटल जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी इनवर्स स्क्वायर, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो पावर किसमें हो जाएगी, नेगेटिव में, तो केजी इनवर्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं या यूनिट आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो ऐसा यूनिट ऑफ जी, ये हमने देख लिया, ये लिखा है केजी यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे देखो, आपको पता है लॉ, ग्रेविटेशन का लॉ तो दिया था मैं न्यूटन ने, मींस उन्होंने बोला था कि दो मासेस को जब भी हम कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी हमने समझा था। पर आपको पता है उन्होंने सिर्फ कैपिटल जी उसको नाम दिया था कि जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। जी की वैल्यू मेरे को ये जो 6.67 लिखी हुई है, 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी यूनिवर्स स्क्वायर, ये वैल्यू एक्चुअली में हमें दी थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। कब, 1731 से 81 के बीच में ये थे, उस टाइम पे उन्होंने दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये इन्होंने ये रीडिंग निकाली कैसे थी, तो इन्होंने क्या किया, दो मासेस लिए थे, एक क्लोज रूम एक्सपेरिमेंटल पर्पस था कि एक्सपेरिमेंट से इन्होंने निकाली थी, छोटे छोटे मासेस लिए होते और सेंसिटिव टॉर्जनल बैलेंस की, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस में डिस्टर्बेंस हो मासेस के बीच में, अगर फोर्स थोड़ा सा भी क्रिएट हो तो वहां पे क्या हो, रीडिंग नोट हो जाए। तो उन्होंने सेंसिटिव बैलेंस का यूज करके इसको रीडिंग को कैलकुलेट करा था। तो उन्होंने इस कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड की थी यहाँ से, ठीक है, जो क्या थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या अपॉन केजी स्क्वायर, जैसे ये, या फिर केजी इनवर्स स्क्वायर, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही है, एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। अच्छा, पहले इन दोनों से पीछे दोनों से समझने के लिए हम दोनों से देख लें कि न्यूटन ने बोला था कि दो मासेस को हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। लाइक मेरे पास दो मासेस होंगे, अगर ये एक मास ही है, एक मास में और ले लूं, ठीक है, लाइक मेरे पास ये दो मासेस हैं, भाई ये भी तो मास ही है ना, इन दोनों को मैंने कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, पर एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ रहे हैं। मींस न्यूटन ने बोला था ना कि न्यूटन की जो भी ग्रेविटेशन का लॉ होता है, अगर मैं दो मासेस को कुछ सेपरेट डिस्टेंस पे रख दूं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो एक दूसरे के, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस क्या होता है, एक दूसरे के पास आना चाहिए, पर ऐसा तो एक्चुअली में नहीं हो रहा ना, दो मासेस तो अपनी जगह पे हैं, ये तो नहीं आते दिख रहा है मेरे को, पर मैं जैसे ही छोड़ रहा हूँ इसको ऑब्जेक्ट को, पर ये अर्थ की तो तरफ जा रहा है, मींस इन दोनों अर्थ के और इस ऑब्जेक्ट के बीच में तो लग रहा है। लाइक मैं मोबाइल भी छोड़ता तो वो भी कहाँ जाता, नीचे जाता, ठीक है, टूट जाता, वो आता अलग है, पर वो भी नीचे ही जाता, ठीक है। पर मेरा मोबाइल और ये मार्कर एक दूसरे के, ये मार्कर मेरे मोबाइल की तरफ नहीं गया ना, मेरा मोबाइल मार्कर की तरफ आया। मींस देखो, जहां पे बड़ा मास होता है तो हमेशा बड़े मास के पास क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा और उसके पास एक्सेलरेशन भी कम होगा, और छोटे मास को क्या करे, खींच लेगा। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे इस चीज को, कॉन्सेप्ट को, कि कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। पहले उससे पहले हम थोड़ा सा ग्रेविटेशन के बारे में और समझ लेते हैं, देन उसके ऊपर आएंगे हम कि क्यों मास अट्रैक्ट हो रहा, छोटे क्यों हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा। अर्थ जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट थे, लाइक न्यूटन ने बोला था कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर ये पेन अर्थ की तरफ जा रहा है तो अर्थ भी तो इसकी तरफ आ रही होगी ना, भाई लॉ तो यही कह रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, कि ये पेन अगर अर्थ की तरफ जा रहा है तो अर्थ भी तो इसकी तरफ आ रही होगी, पर अर्थ तो हमें ऊपर आती हुई नहीं दिख रही है, पर पेन हमें जरूर नीचे होता दिख रहा है। जैसे मैं छोड़ूंगा देखो पेन नीचे जाता है, पर अर्थ ऊपर आती हुई दिख रही है आपको, नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इसको हम समझेंगे, ठीक है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं इसका एक्सेलरेशन क्यों दिख रहा है नीचे जाते हुए और अर्थ का क्यों नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है, थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी उनको। जैसे अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, देखो आपने इंपॉर्टेंस कैसा है, जैसे लाइक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अर्थ पे, आप लोग सब हैं, मैं भी हूँ, सब चल रहे हैं यहाँ पे, घूम रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, हमें ग्रेविटी बांधे हुए है या हमें यहाँ पे रोके हुए है, तब तो हम कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्या करता, मैं सोच सकता तो उड़ जाते ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक जैसे मून पे होता है, आप कदम रखते तो लंबे लंबे जंप लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जो फोर्स है जो हमें क्या बांधे हुए है, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स,
द मोशन ऑफ मून एंड अराउंड द अर्थ, जैसे मून अराउंड द अर्थ क्यों घूम रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन के कारण ही तो घूम रही है। द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, जैसे इतने सारे प्लेनेट्स हैं सन के अराउंड घूम रहे हैं, सन के यहाँ सेंटर पे बैठा हुआ है सन, मरकरी, वीनस, ऐसे ही जाते रहेंगे, ठीक है, मार्स, जुपिटर, अर्थ है, सारे चलते रहेंगे, सारे प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ऐसे सारे प्लैनेट चलते रहेंगे हमारे। तो ये सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं रिवॉल्व तो कर रहे हैं ना अराउंड की अर्थ, तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, इसी फोर्स के कारण घूम रहे हैं एक दूसरे के बीच। अगर नहीं होते हैं, अगर कोई फोर्स ही नहीं लगे, जैसे आपको अगर कोई फोर्स ना दे तो आप कोचिंग आओगे क्या पढ़ने के? नहीं आओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं काम करेगा तो वो क्यों घूमेगा? लाइक जैसे कोई अगर टीचर कोई अगर स्ट्रिक्ट ना हो थोड़ा सा, अगर वो बोले नहीं कि शांत हो जाओ, तो सब बातें ही करने में लगे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं फोर्स तो अप्लाई होना चाहिए, अगर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे? बातें करते रहेंगे। तो यहाँ पे भी अगर इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा तो ये तो अपने हिसाब से जा सकता है ना, क्योंकि इसको सन क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। दोनों के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से एक दूसरे क्या, एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं। द टाइड्स ड्यू टू द मून ऑन द सन, देखो जो टाइड्स क्रिएट होते हैं ना सी में, आपने देखे होंगे लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स बनते हैं, वो भी किसके कारण होते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ। अब जैसे मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मैंने अभी बताया था आपको कि दो ऑब्जेक्ट हैं, अब ये इन दोनों के मासेस कितने हैं? बहुत कम है। अगर अर्थ से अगर इस मार्कर का मास कंपैरिजन करो तो ये तो इसका नेग्लिजिबल भी नहीं मान सकते हैं अपन को, बहुत नेग्लिजिबल है, समझ रहे हो। इसलिए मैंने जब दो मास लिए थे, उन दोनों की जो अट्रैक्शन की थी, क्योंकि उनका मास कम था। अब यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, आप देखोगे कि जब बड़े बड़े मासेस हो उनके बीच में फोर्स की वैल्यू आती है, पर जब मैं छोटा मास लूंगा ना तो ऑलमोस्ट 10⁻⁻11 में फोर्स आएगा। मीन्स आप समझ रहे हैं कि अगर फोर्स की वैल्यू इतनी आ रही 6.67, फोर्स की वैल्यू आ रही 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन। तो अगर फोर्स की वैल्यू -11 में आ रही तो सोचो नेगेटिव में, तो उसका क्या ही इफेक्ट दिखेगा हमको, ठीक है। पर अगर हमें ये इफेक्ट देखना है तो हम कहाँ देख सकते हैं? हम अर्थ एंड सन के बीच में देख सकते हैं, सन एंड मून के बीच में देख सकते हैं, अर्थ एंड मून के बीच में, सॉरी, अर्थ एंड मून के बीच में देख सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ मोशन मून और अर्थ के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। अगर मैं मास ऑफ मून की बात करूं तो मून कितना है? इसको मैंने मास ऑफ अर्थ को दिया m1 से डिनोट किया है, एंड मास ऑफ 2 जो सेकंड ऑब्जेक्ट है मून, उसको मैंने m2 से डिनोट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास ऑफ मून होगा वो 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर देखो, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है, ये मून, मैंने क्या बोला था? सेंटर टू सेंटर काम करेगा, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस भी तो होगी, ठीक है, और इसका कुछ मास होगा, तो जैसे मैंने m1 दे दिया, इसका मास m2 दे दिया। इसका मास कितना है मेरे पास? ये वाला, और इसका कितना है? 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जिसकी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 3.8 × 10⁸ मीटर, अगर मीटर में बात करता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऐसा यूनिट ले रहा, मैं मीटर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ग्रेविटेशन लगाता हूं, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था F = G m1 m2 बाय r², ठीक है। ठीक है, m1 m2 बाय r², ठीक है। अब देखते हैं, अब मैंने क्या किया, सारे मासेस रख दिए। लाइक सबसे पहले मैं कैपिटल G की वैल्यू रख देता हूं, तो F = कैपिटल G 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ, सबसे पहले मास ऑफ अर्थ m1 का रखेंगे 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। इसे इरेज कर दूं, ठीक है, 24 kg मल्टीप्लाई बाय मून का मास कितना हो जाएगा? 7.4 × 10⁻22 kg। अब इन सब को डिस्टेंस, जो इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 3.8 × 10⁸ का स्क्वायर, क्योंकि फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स = G m1 m2 बाय r²।
तो यहाँ डिस्टेंस जो दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही मासेस की, उसकी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जैसे मैं इन सबको कैलकुलेट करूंगा तो मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, फोर्स की। मतलब देखो आप, फोर्स की वैल्यू 2.05 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। मीन्स आप देख रहे हैं कि फोर्स कितना ज्यादा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जब मैं दो छोटे छोटे मासेस की बात कर रहा था, तो छोटे छोटे मास है उनके बीच में फोर्स भी क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहाँ जब बड़े मासेस हैं तो उनके बीच में फोर्स भी कितना है, ज्यादा है। इसलिए हम ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कहाँ देख सकते हैं, जो बड़े मासेस होते हैं। इसलिए हम अर्थ एंड मून के बीच में हम देख पा रहे हैं, अर्थ एंड सन के बीच में देख पा रहे हैं, इस वजह से देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा, दो बड़े बड़े मासेस हैं उनके बीच में हम क्या है, ये चीज देख सकते हैं। क्योंकि मास बढ़े तो उनकी वैल्यू भी तो बढ़ी आएगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। द लार्ज द ग्रेविटेशन फोर्स कीप द मून मूव टुवर्ड अर्थ से। इतना ज्यादा जो फोर्स लग रहा है, देखो लार्ज ग्रेविटेशन फोर्स होने के कारण क्या है, मून मूव अराउंड दी सन, अर्थ सॉरी। तो क्या हो जाएगा, लार्ज फोर्स के कारण ही क्या है, मून किसके अराउंड घूम पा रही है, अर्थ के कारण, अर्थ के पास घूम पा रही है। सेकंड, द लार्ज द ग्रेविटेशन फोर्स इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ओशियन टाइड। अभी मैंने बताया था लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आते हैं, ठीक है, सी में। तो बिकॉज क्यों आते हैं, वो ग्रेविटेशन के कारण आते हैं। मून एंड अर्थ के बीच में, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन होते हैं, उसके कारण क्या होता है, पुल एंड पुश होता है। पुल होता है फोर्स के कारण क्या होता है, इस फोर्स के कारण क्या होता है, ओशियन में टाइड्स आते हैं। टाइड्स समझ गए आप, लहर उठती हैं बड़ी और छोटी, उन्हें हाई टाइड्स और लो टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ठीक है, एक ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बात है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन ऑफ द अर्थ, फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी। अब आप लोग छोटे से जब बड़े होते जाते हैं, हम ग्रेविटी ग्रेविटी बार बार सुनते रहते हैं, हम ग्रेविटेशन नहीं सुनते हैं। जबकि हमने लॉ पढ़ा था, वहां पे हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे, वहां तो मैंने कहीं भी ग्रेविटी का शब्द का नाम नहीं लिया था। तो मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन या ग्रेविटी क्यों, हम नॉर्मली बोलते हैं हमें अर्थ की ग्रेविटी खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी खींच रही है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकता हूँ तो वो नीचे आती है, तो क्यों, सब जैसे किसी से पूछते हैं तो वो बोलता है ग्रेविटी ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी होता क्या है, तो ग्रेविटेशन ग्रेविटी में डिफरेंस देखते हैं। देखो, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मास ऑफ सेम ऑर्डर, मींस अगर दो मासेस लूं, लगभग उनका मास क्या है, सेम ऑर्डर का हो, लगभग मास सेम ऑर्डर के हो। ठीक है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन होता है, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। जैसे हमने भी समझा था, दो मास के बीच में अट्रैक्शन होता है, जो लगभग बराबर होते हैं, सेम ऑर्डर के होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशन। और इनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, फोर्स इन्वॉल्व आर वेरी स्मॉल एंड द अट्रैक्शन बॉडी डू नॉट मूव टुवर्ड द ईच अदर। अगर मैंने जैसे अभी जस्ट बताया था कि अर्थ एंड मून के बीच में फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वो देखो एक दूसरे को, अर्थ क्या कर रही है, मून को घुमा पा रही है अपने अराउंड। ठीक है, अगर मैं जैसे मैंने पेन और मोबाइल लिया था, वो एक दूसरे को क्यों नहीं घुमा पा रहे, क्योंकि उनकी वैल्यू जो फोर्स की वो बहुत कम है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आती है। क्योंकि आप जब यूनिट मास रखोगे ना, जैसे लाइक आपको देखो, एक मैं दिखाता हूं। ठीक है, जैसे फोर्स, मैंने दो मासेस ले लिए यूनिट मास के, देखो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इसका मास मैंने 1 kg का ले लिया, इस ऑब्जेक्ट का भी मास मैंने सेम kg, दोनों बराबर ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी डिस्टेंस बिटवीन है, उसको भी मैंने क्या लिया, 1 मीटर ले लिया। 1 मीटर डिस्टेंस में दो ऑब्जेक्ट रखे, 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दिए, दो ऑब्जेक्ट लिए, एक का मास 1 kg था, दूसरे का मास भी 1 kg था, सेम ले लिया मैंने मास, और दोनों को एक 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया। अब हम इनके फोर्स देखते हैं। फोर्स क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, मीन्स जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास 1 इंटू 1 भाई केजी में तो है 1 kg, एंड इनके बीच में डिस्टेंस ही 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये 1 से तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। फोर्स कितना निकल के आएगा मेरे पास, फोर्स निकल आएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। मीन्स अगर आप देख रहे हो तो ऑब्जर्व देखो, यहाँ पे आप ये दोनों के देखो फोर्स देखो यहाँ पे, और वहां पे कितना निकला था, जो फोर्स निकला था मेरा वो था अर्थ एंड मून के बाद फोर्स इक्वल टू 1.78 समथिंग कुछ निकला था। देखो 2.05, हाँ यही तो था ये जो ठीक है, देखो फोर्स जो निकला था वो कितना था 2.05 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। अगर आप
ऑब्जर्व कर रहे हो तो दोनों फोर्स देखो, एक की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, -11 न्यूटन, ठीक है। और एक फोर्स की वैल्यू निकल के आई, ये किसके बीच में था, ये अर्थ एंड मून के बीच में, ठीक है। और ये किसके बीच में है, ये मैंने दो मासेस लिए, टू मासेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे वैल्यू कितनी आ रही, नेगेटिव में आ रही। तो मैंने इसलिए बोला था कि अगर मैं दो छोटे ऑब्जेक्ट ले लूं, लाइक ये मोबाइल है और ये, तो इनके मासेस बहुत कम है, ठीक है, बड़े मासेस के कंपैरिजन में, तो इनके बीच में जो फोर्स भी आएगा, अगर आप, ऐसा नहीं है मैंने 1 kg लिया था जानबूझ के लिया है, आप इन्हीं जगह 100 kg भी ले लेंगे तो बहुत माइनर सा फर्क आएगा, तब भी नेगेटिव में वैल्यू आएगी। मींस अगर हमें वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मासेस भी बड़े लेने पड़ेंगे, समझ पा रहे हैं। इस वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मासेस बहुत कम है, इस वजह से फोर्स की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। अगर मेरे को ये फोर्स देखना है तो मैं कहां देख सकता हूं, जहां पे मासेस बहुत बड़े हों। जैसे मैं अभी यहां पे बात कर रहे थे अर्थ एंड मून की, वहां पे देखो ऑलमोस्ट कितनी वैल्यू आ रही है, 2.05 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। मींस यहां पे वो फील कर सकते हैं, इसीलिए लो टाइट हाइट साइड्स बन रही हैं, ठीक है। अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है, मून घूम पा रहा है, या सन के अराउंड क्या हो रहा है, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन, उसकी वैल्यू, क्योंकि उनके मासेस बहुत बड़े हैं, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन आ रहा है, फोर्स है, वो भी ज्यादा आ रहा है, फोर्स भी ज्यादा है, उन ग्रेविटेशन की वैल्यू फोर्स ज्यादा है इनके बीच में, ठीक है। क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन की, कि जब दो मासेस के बीच में वो तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो नीचे ग्रेविटी बात करते हैं कि ग्रेविटी हमें खींच रही है, ग्रेविटी किसी चीज को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, अर्थ ग्रेविटी लगा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, तो अगर दो मासेस होते हैं, उन दोनों के बीच में लगभग उनका ऑर्डर सेम मास का हो, ठीक है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। और उस अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स क्रिएट होता है, जो उन दोनों के बीच फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे लिखा है द फोर्स इन्वॉल्व वेरी स्मॉल, द अट्रैक्शन बॉडी डू नॉट मूव टुवर्ड ईच अदर। अगर दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो कम रहेगा तो दोनों एक दूसरे के बाद अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने प्रूव करके दिखाया कि छोटे मास लिए थे तो उनकी वैल्यू आ रही थी 10 की पावर -11, और जब मैंने बड़े मास लिए थे तो 10 की पावर 20, मींस वो पॉजिटिव में वैल्यू थी न्यूटन, और ये नेगेटिव में थी छोटे मासेस में। बड़े मास में क्या थी, अर्थ एंड सन के बीच में 2.07 कुछ करके और 10 की पावर 20 न्यूटन आ रही थी, वहां पे देख रहे थे आप उसकी वैल्यू ज्यादा थी। मतलब फोर्स ज्यादा रहेगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी तो ज्यादा रहेगा, इसलिए वो हम देख पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटी क्या होती है। तो एक बहुत बड़ा मास हो, देखो अर्थ है, तो अर्थ क्या है, बहुत बड़ा मास है। अगर मैं अर्थ के यहाँ पे खड़ा हूं और मैं और अर्थ की बात कर रहा हूं, तो मेरा मास अर्थ के कंपेरिजन में कितना है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। कि एक पत्थर भी निकाल लूं ना जमीन में से तो उसकी वैल्यू भी मेरे बराबर नहीं होगी। मतलब छोटा सा पत्थर चाहिए मेरे वेट के लिए, मेरा वेट तो लगभग 67 होगा, ठीक है। तो मतलब कितना कम हो जाएगा। अब अर्थ का सोचो कितना ज्यादा होता है, मास देखा था आपने अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसकी मास कितनी ज्यादा थी, तो मेरे और अर्थ के बीच में अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो जब भी एक मास बहुत ज्यादा हो और एक बॉडी बहुत छोटे कम मास की हो, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे attraction between planet earth, its satellite and a body having mass widely different order, means एक बहुत ज्यादा एक बहुत छोटे की बात हो रही, तो उनके बीच में जो होता है ग्रेविटेशन उसे बोलते हैं ग्रेविटी। उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ लगता है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। दो और जो सेम ऑर्डर के मास होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, या बहुत कम होता है, वो किस वजह से होता है। जैसे देखो हैविंग अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेनेट इट्स सैटेलाइट हैविंग अ बॉडी, और जैसे अर्थ के अराउंड है, एक अर्थ का बहुत बड़ा मास है, ठीक है। ये मैं पेन या मेरा अपना या किसी भी ऑब्जेक्ट का ले लेता हूँ, चेयर ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, उसके कंपैरिजन में अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है, तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन होगा यहाँ पे उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी, ठीक है। और उस मेरे और अर्थ के बीच में या किसी ऑब्जेक्ट या अर्थ के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स इन्वॉल्व लार्ज एंड बॉडी मूव्स टुवर्ड द प्लेनेट, कि फोर्स जो लार्ज होगा तो बॉडी क्या होगी, मूव करेगी, ठीक है। अभी से समझते हैं न्यूटन्स के लॉ से। दस ग्रेविटी बिकम अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी क्या होती है, स्पेशल केस होती है किसकी, ग्रेविटेशन की। विच स्मॉल बॉडी मूव्स टुवर्ड द ह्यूज प्लेनेट, जिसमें क्या होता है कि छोटी बॉडी क्या होती है, ह्यूज प्लेनेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। लाइक जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा देखो ये नीचे जा रही है, ठीक है। ये नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि जो बड़ा मास है वो इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है,
लाइक और अच्छे समझते हैं। मैंने 2 मासेस लिए, जैसे ही इन दोनों को मैं पास में रख रहा हूँ, भाई लॉ तो ये कहता है कि 2 मासेस को जब भी मैं कुछ डिस्टेंस पे रखूंगा इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब ये मासेस रखे हुए हैं, ठीक है, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब ये मार्कर या तो इसकी तरफ आ जाता या मोबाइल इसकी तरफ आ जाना चाहिए था, पर ऐसा दोनों कंडीशन में नहीं हो रहा। पर जैसे ही मैं छोड़ा तो ये देखो पेन कहाँ जा रहा है, नीचे, और मोबाइल को छोड़ूंगा तो ये भी नीचे जाएगा। मीन्स दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब छोटे छोटे मासेस हैं तो उनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर एक बहुत बड़ा मास है और एक छोटा मास है, जैसे मैं छोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, छोटा मास नीचे किसकी तरफ जा रहा है, बड़े मास की तरफ। मीन्स बड़ा मास ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब इसे भी और क्लियर करते हैं। मूव टुवर्ड द ह्यूज प्लेनेट, जैसे यहाँ पे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स से ये होता है एम रिप्रेजेंट द मास ऑफ अर्थ एंड एम रिप्रेजेंट द मास ऑफ बॉडी। यहाँ पे क्या है, एम कैपिटल एम है, वो अर्थ का मास बता रही है, मास ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल मास बता रही है मास ऑफ अ बॉडी। अब देखो क्यों छोटी ऑब्जेक्ट बड़े की तरफ जा रही, बड़ा क्यों ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं आ रहा, देखो यहां समझते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, भाई फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। अगर दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स को मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो अगर मैं इसकी बात करूं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, मैंने ले लिया फोर्स अपॉन मास, मैंने कुछ नहीं इस ए को इस फोर्स के नीचे भेज दिया, ठीक है। अब अगर बात करें, अगर मैं बड़ा मास लेता हूं, मींस मैंने मास की वैल्यू बढ़ाई, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसी को एक और लैंग्वेज में लिखता हूं मैं, फोर्स बाय मास इक्वल टू एक्सेलरेशन, अगर मास की वैल्यू कम होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब इन दोनों लॉ से हम समझते हैं इस चीज को, देखो ठीक है, इसके अंदर ले लेते हैं। अब यहां पे देखो, अब मैंने अभी बोला था कि क्यों मैं कोई मार्कर या कोई चीज छोड़ रहा हूं तो वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मैंने 2 मासेस लिए थे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, या जैसे मार्कर है तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो अर्थ को भी तो अट्रैक्ट होना था। मीन्स फोर्स तो यही कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स अट्रैक्शन का है, क्योंकि लॉ क्या कहता है, दोनों की अगर 2 बॉडी रखेंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। तो अर्थ भी तो अट्रैक्ट होनी थी थोड़ी सी ऊपर, भाई थोड़ी सी आती तो ना एटलीस्ट, पर नहीं आ रही है। पर ये मार्कर जैसे मैं छोड़ता हूं तो वो नीचे जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है कि अर्थ का मास ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं बात करूं, देखो फोर्स कांस्टेंट करा हमने ना, फोर्स की वैल्यू नहीं, ठीक है। अब देखो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स मास। अब अगर मास में छोटे ले रहा हूं, ठीक है, अब मैंने मास क्या, ये मास छोटा है, इसका मास छोटा है तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखो आप इसका मास कम है, ठीक है। तो जैसे ही मास कम होता है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिखेगा। इसलिए जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा दिखता है, पर उसमें जिसका मास ज्यादा होता है उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, देखो अब क्लियर हो गया ना पॉइंट, क्या करना है कि अगर किसी का मास ज्यादा है, जैसे अर्थ का मास ज्यादा है, इसलिए वो उसका एक्सेलरेशन जो है हमें दिखता नहीं है, कि ऊपर तो आती है पर वो हमें दिखता नहीं, क्योंकि उसका मास होने के कारण एक्सेलरेशन बहुत माइनर होता है, बहुत माइनर, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे बात करूं कि जिसका मास बहुत कम है, लाइक ये पेन, अर्थ के कंपैरिजन में इसका मास कितना है, बहुत नेग्लिजिबल, तो इसका मास कम है तो इसमें एक्सेलरेशन में ज्यादा दिखता है। क्लियर है आपको दोनों पॉइंट, क्यों अर्थ की तरफ चीजें जाती हैं, और ये जैसे जब मैंने मोबाइल दोनों पकड़े थे एक दूसरे को क्यों नहीं खींच रहे थे, पर मैं छोड़ रहा था जैसे ही तो जा रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मास इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मास होने कम होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है, अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन उसमें कम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो अब अपन पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट फ्री फॉल का। फ्री फॉल समझते हैं आप, मीन्स आप जाओ एरोप्लेन में बैठो और वहां से अपने को पैराशूट लगा के कूदते हैं, डाइविंग करते हैं, ठीक है। तो आप कूदते हैं लाइक दिस, कोई कूदते हैं तो बढ़िया हवा लगती है, मजा आता है हमको, है ना। या फिर मैं एक काम करूं, एक बॉल को लूं और ऊपर से उसको छोड़ दूं। मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का, कि कोई बॉडी है वो फ्री गिर रही है, मीन्स हम उसको फोर्सफुली, लाइक मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं नीचे,
छत पे खड़ा हो गया और उसको फेंक रहा हूँ फोर्सफुली, तो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, फोर्स नहीं लगाया, जस्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ा और उसको ड्रॉप कर दिया। क्या किया, ऑब्जेक्ट को लिया और होल्ड करके और ब्रेक छोड़ दिया। तो जैसे मैं छोड़ रहा हूं फ्री फॉल, उस पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। अब पर यहाँ पे फोर्स तो काम कर रहा है, क्योंकि अगर वो नीचे आ रही है तो फोर्स तो कर रहा होगा, पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, लाइक मैं उसके ऊपर फेंक नहीं रहा हूं फोर्सफुली, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वो किस फोर्स के कारण आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैंने अभी बताया था, मार कर जय छोड़ूंगा, कहां की तरफ जाएगी, अर्थ की तरफ जाएगा, क्योंकि उसे अर्थ क्या लगा रहा है, इस पर ग्रेविटी लगा रही है, ठीक है। अब हम ग्रेविटी बोलेंगे क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा मास और एक छोटे मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ह्यूमन है, मैं भी हूं, या कोई ये बॉल है, बॉल भी बहुत छोटे मास की है, तो इसके ऊपर भी अर्थ क्या लगाएगी, ग्रेविटी लगाएगी, ठीक है, इसलिए हम ग्रेविटी बोलते हैं यहाँ पे। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ की तरफ गिरता है टुवर्ड द अर्थ, फोर्स अलोन, सिर्फ अकेला क्या कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इज फ्री फॉल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, सिर्फ उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। ग्रेविटेशन के कारण क्या हो रहा है, ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो वो नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल, ठीक है, और कोई फोर्स काम नहीं करता है। पर इस कंडीशन में आपने देखा होगा, जैसे अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट था, अभी इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो, क्योंकि इसमें कोई मोशन ही नहीं है, पर मैं जैसे छोड़ता हूं तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे टाइम मींस मैंने यहाँ पे होल्ड की है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल जीरो थी, अब इसके साथ इसका टाइम भी चेंज हुआ, तो टाइम चेंज होने के कारण आपने देखा कि यहाँ से जैसे यहाँ पे टाइम कुछ था, कुछ सेकंड मैंने ले लिए कि यहाँ पे मान लीजिए टाइम भी था मेरे पास 5 सेकंड, अब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, पर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई और इसके ड्यूरेशन में कुछ टाइम भी हुआ, इतने माइनर में आपने काउंट नहीं करा होगा। पर अगर बहुत कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो एटलीस्ट अगर 10 सेकंड भी ले ले तो भी बहुत काफी है, 2 सेकंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। पर यहाँ पे अब उसके एक्सेलरेशन तो आ रहा है बॉडी में, पर वो एक्सेलरेशन किसके कारण है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन के कारण आ रहा है, देखो। बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्ट देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्यों मैग्नीट्यूड में चेंज कैसे आ रहा, लाइक जैसे मैंने बताया, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा था, रखा हुआ था, मैंने इसको होल्ड करके रखा हूं, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी, जीरो है, तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, जीरो। अब जैसे मैंने छोड़ा तो कहीं ना कहीं इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आया ना, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ी, तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ वेलोसिटी की, द चेंज इन अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व द एक्सेलरेशन, कोई भी अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा वेलोसिटी की तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। पर whenever object falls toward the earth acceleration is small, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे मैंने बताया कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें एक्सेलरेशन तो आ रहा है, पर ये एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है, अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये किसके कारण हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके कारण उस बॉडी में क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। ये छोड़ कैसे रहा, जैसे छोड़ता हूं तो नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसी को, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सॉरी स्मॉल जी से, इसे करते हैं स्मॉल जी से, और यूनिट ऑफ जी क्या होती है, सेम एज द एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लाइक ए इक्वल टू बी बाय टी, तो इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या और क्या करके लिख सकते हैं, मैं मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट बिल्कुल सेम होती है, किसकी जैसी, एक्सेलरेशन जैसी, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू। अब यहाँ पे बात करते हैं, वी नो द फॉर्म द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब F इक्वल टू हमने पढ़ा है, नॉर्मली आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है, देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर अगर मैं बात करूं कि इस, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अनबैलेंस अप्लाइड फोर्स, ठीक है। मीन जो फोर्स होता है उससे उस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू निकल आती है, फोर्स इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे अभी जैसे हमने समझा कि वो एक्सेलरेशन किसी बॉडी में आ रहा है, जब ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वो किस कारण आ रहा है, वो बिकॉज ऑफ अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के कारण, अर्थ ग्रेविटेशन उसका क्या करेगा, अर्थ की ग्रेविटेशन के कारण। अब अर्थ ग्रेविटी कर लगा रही, तो ये जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी में, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ए किस में चेंज है, ए किसको डिनोट करते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है, जी,
तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, m इंटू जी। देखो यहाँ पे समझते हैं। अब अगर mg की मैं बात करूं, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए भाई, एफ इक्वल टू क्या था, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही तो था। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एम जी, मीन्स एम जी, यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ उसको, ठीक है, जी तो सेम है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बड़ा है और एक छोटा है, मैंने m1 m2 की जगह कैपिटल एन स्मॉल एम ले लिया, कैपिटल एम बिगर ऑब्जेक्ट के लिए, स्मॉल एम छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो अभी मैंने इसको डी स्क्वायर दे दिया, अभी बताऊंगा क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस क्या दी है ना, डी स्क्वायर। अभी देखो ये भी मास ऑब्जेक्ट का था, ये भी मास ऑब्जेक्ट था, तो जी की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, जी इक्वल टू जी कैपिटल एम बाय आर, सॉरी कैपिटल एम बाय डी स्क्वायर, ठीक है। अब वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। कैसे, अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट और अर्थ बना लूं, ये अर्थ है हमारी, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ये अर्थ की रेडियस आर हो गई, ठीक है। अभी इन दोनों की डिस्टेंस, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, इसको मैंने डी दे दिया, ठीक, इसको दे रहा हूं मैं डी, जो मैंने फॉर्मूले में लिया। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन इक्वल टू आर। अब कोई ऑब्जेक्ट लाइक मैं जैसे अर्थ पे खड़ा हो गया, ये मैं खड़ा हूं, तो मेरा सेंटर और अर्थ का सेंटर, भाई ऑब्जेक्ट में क्या बोला था कि सेंटर टू सेंटर ही तो काम करता है, जैसे फोर्स है, ये है ऑब्जेक्ट और ये है, तो इन दोनों की सेंटर डिस्टेंस भी तो काम करता है, ये मास हो गया कैपिटल एम, ये स्मॉल एम हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस काम करता है फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मेरा सेंटर और अर्थ का सेंटर एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, पर मेरा मास क्या है लगभग, अब इसमें मेरा कोई ऐड होगी क्या, रेडियस सेंटर की बहुत माइनस सी होगी, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो जो डी किसके बराबर हो जाएगी, अर्थ की रेडियस के बराबर नहीं हो जाएगी भाई। डिस्टेंस क्या है, ये दूसरे दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस थी, तो दोनों सेंटर, मेरा सेंटर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अर्थ की सेंटर की सब कुछ वैल्यू है, क्योंकि अर्थ के सेंटर से यहां तक आने के जो रेडियस है, तो डी बराबर किसके हो गया, डी डिस्टेंस ही विल इक्वल टू द आर, किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। द रेडियस ऑफ द अर्थ किसके बराबर हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले में अब डी की वैल्यू क्या हो गई, आर हो गई मेरी, तो मैं जी की वैल्यू लिख सकता हूं, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। क्लियर है, मीन्स मैंने क्या किया, जी एम बाय आर स्क्वायर, इस डी की वैल्यू पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट के लिए कंसीडर करा था, अब मैं जैसे ही खुद ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया हूं और मेरी डिस्टेंस की कोई मतलब मेरे सेंटर की और अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस ले रहा हूं, तो मेरी तो नेग्लिजिबल है, इसलिए अर्थ की ही रेडियस के बराबर ही उसे काउंट करेंगे, क्योंकि नेग्लिजिबल की क्या वैल्यू लेंगे, आप उसमें ऐड भी करेंगे, अगर मास रखोगे भी तो उसकी बहुत माइनस ही वैल्यू आएगी, तो उसमें कैलकुलेट भी नहीं होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी की वैल्यू कितनी होगी, आर, तो ये फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल जी, याद रखें स्मॉल जी, ये स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये किसके कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का नाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे इन्हें यहाँ पे रख दिया जी एम वन एम टू, तो स्मॉल जी की वैल्यू निकल आई कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे द अर्थ इज नॉट, अब देखो यहाँ पे द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल गोल होनी चाहिए, जैसे ये है, ये परफेक्ट है, तो इसकी अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो यहाँ भी आर होगी और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, आर ही रहेगी। अगर ये इसका सेंटर है, मैं किसी भी पॉइंट पे लूं, हर पॉइंट पे आर क्या हो जाएगी मेरे लिए, सेम होगी, मैं यहाँ पे ले लूं तब भी आर क्या हो जाएगी, सेम। तो इसका मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं, सॉरी परफेक्ट स्फीयर है, क्या है, परफेक्ट स्फीयर, जहां पे इसकी सारी जगह से क्या है, रेडियस सेम है। क्लियर है आपको पॉइंट, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, पर अर्थ की स्ट्रक्चर तो ऐसा है नहीं, अर्थ देखो कुछ इस तरीके से है, मीन्स यहाँ पे रेडियस की वैल्यू ज्यादा है, अगर मैं इसे R1 दे दूं, इसे R2 दे दूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ये कहलाता है इक्वेटर और ये कहलाता है पोल, ठीक है, इक्वेटर। तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होती है,
एंड पोल पे रेडियस कम होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू होगी वो किस पे होगी, पोल पे। क्यों, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, जी कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, रेडियस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लिख लूं इसी को, जी एम बाय आर स्क्वायर, अगर रेडियस कम हो रही तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे रेडियस कम है, यहाँ पे मिनिमम, इसके कंपैरिजन में मिनिमम है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कम है, ठीक है, पर इसके कंपैरिजन में कम ज्यादा है। और इसकी क्या है, थोड़ी सी लार्ज है, स्मॉल लार्ज, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, थोड़ी सी लार्ज है, ज्यादा लार्ज नहीं, मतलब माइनर डिफरेंस है, इतना नहीं कि लाइक 1000-2000 किलोमीटर का डिफरेंस, इतना नहीं है, बहुत माइनर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जी की वैल्यू लगभग थोड़ी बहुत वेरी करती है, तो ठीक है। तो पोल्स पे तो इंक्रीज, अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकम एट द पोल्स एट ग्रेटर और इक्वेटर पे, ठीक है। तो जी बिकम ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर, तो जी की वैल्यू जो पोल्स पे होगी वो ग्रेटर होगी किस पे, कंपैरिजन में, इक्वेटर की कंपैरिजन में, ठीक है। तो पोल्स पे यहाँ पे ज्यादा होती है जी की वैल्यू, तो यहाँ बोल सकते हैं जी मैक्स, यहाँ बोल सकता हूं मैं जी मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम नहीं, इन दोनों की कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, नहीं तो आप बोलने लग जाओगे जी की वैल्यू फिर तो बहुत मिनिमम, कितनी मिनिमम होगी, ठीक है। ऐसे नहीं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे जब 11th क्लास में जाएंगे, वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हर एक पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे R1 R2 क्लियर है आपको। अगर मैं यहाँ पे लूं कि जी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं जी का फॉर्मूला लिखूं, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ ले लूं, एम ई का मतलब है ये अर्थ, यहाँ पे भी अर्थ की ही बात कर रहा हूं, मीन्स मैं ग्रेविटी अर्थ पे निकाल रहा हूं, स्मॉल जी की वैल्यू, सॉरी स्मॉल जी की वैल्यू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी मतलब होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं किस पे निकाल रहा हूं, इसे बोलते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मैं किस पे निकाल रहा हूं, अर्थ पे निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैं मास भी अर्थ का लूंगा और रेडियस भी अर्थ की भी लूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने मास कैपिटल जी का फॉर्मूला रखा है, जैसे स्मॉल जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, इंटू मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा मेरा पास, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, 10 की पावर 24 kg, ठीक है। ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर, इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। और इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इन जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, जी की वैल्यू मेरे पास आती है 9.8, कहीं पर 9 पॉइंट, ठीक है, 9.8। क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी क्वेश्चन को जैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें जी की वैल्यू कभी कभी हम 10 भी ले लेते हैं, तो 10 हम इसलिए लेते हैं कि उस कंडीशन में एक तो गिवन होती है हमको, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ईजी हो जाती है, लाइक आप 9.8 को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है, छोटे बच्चों के हिसाब से, क्योंकि अभी यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं देंगे, पर आप जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होने की वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए रहता है, इसलिए हम डेसिमल के बाद ही वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसलिए यहाँ पे अभी तो छोटी क्लास में आपकी कहीं कहीं लिखा होगा 9.8, कहीं पे लिखा रहेगा 10, आप कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम जी की वैल्यू 10 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। पर एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 ही होती है, जो अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है हमको तो 9.8 ही रखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, मींस इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से ड्रॉप किया तो ये नीचे आ रहा था, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो इस मोशन ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है किसके कारण, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट को क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तब तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कोई चीज जिसे ऊपर से आ रही है तो उसे अपनी तरफ खींच रहा है ना, जैसे मैं मार्कर को छोड़ता हूं तो कहां जाएगा, नीचे, ठीक है। या मैं भी कहीं से यहाँ से एक चेयर से जंप करूं तो भी मैं कहां जाऊंगा, नीचे, ऐसा होता है कि मैं चेयर से जंप किया ऊपर पहुंच गया, नहीं, सब क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही उसके कारण, ठीक है। ठीक है, देखो अब
अब g इज कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो स्मॉल g है हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं हम g इक्वेटर पोल्स पे लगभग सेम मान लेते हैं। जब हम अर्थ पे कैलकुलेट करते हैं तो हम g की वैल्यू 9.8 ही लेते हैं। हम पोल्स पे अलग हर बार इक्वेटर पे नहीं निकालते हैं, हम पोल्स की मैक्सिमम जो वैल्यू है उसे कंसीडर करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ऑल द इक्वेशन फ्रॉम द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हम जो भी इक्वेशन मोशन पढ़ते हैं न्यूटन्स की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं हम सारी, तो ये सारी किसके लिए होती है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती है। अब एक्सेलरेशन रिप्लेस बाय, अब यहाँ पे जब भी कोई मोशन हो रहा है, जैसे कोई नॉर्मल बॉडी जा रही है तो उसके बीच में एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, पर जब कोई बॉडी ऊपर से आ रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, पर हमने अभी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? कैपिटल सॉरी स्मॉल जी से। किससे डिनोट कर देते हैं? मतलब ए को रिप्लेस करेंगे हम किससे? स्मॉल जी के साथ। तो हमने सारी इक्वेशंस पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन में कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं इसकी तो v u होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और लिख देता हूं t हो गया हमारा टाइम को डिनोट करता है, ठीक है, एंड s यहां पे हाइट या डिस्टेंस, हाइट एंड हाइट, या तो आप क्या बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या होता है? हाइट या डिस्प्लेसमेंट लिख दो आप, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कुछ तो चेंज आ रहा है ना। लाइक ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से गिरा तो इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, अभी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी अभी तो रखा हुआ है तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर जैसे ही मैं छोड़ता हूँ उसको तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई फाइनल, तो कुछ फाइनल चल रही होगी कुछ वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे थी 0 थी, कुछ बॉडी मूव हुई तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ऐसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जब वो रेस्ट पे था एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो ड्यूरिंग मोशन या लास्ट टाइम पे हमने थोड़े से पहले रुकने से पहले हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की, और उसमें इस ड्यूरेशन में उसको कितना टाइम लगा उसको हम टी से नोट करते हैं, एस डिनोट करते हैं, या तो हम हाइट से, कोई ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर जा रहा है, लाइक मैं 2 मंजिल ऊपर छत से एक कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहा हूं तो वो मेरे लिए हाइट हो जाएगी, उसको एस, या तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, हाइट से भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, पर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन डिस्प्लेसमेंट का होता है, क्योंकि आप इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आप जैसे हायर क्लास में जाओगे तो उसको टर्म्स को लेने लगोगे। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ए को हम सारी इक्वेशन को क्या कि जी से कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ऐसे ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। क्लियर है आपको? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन किसमें हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सारी इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद चलते हैं where u and v, जैसे मैंने आपको बता दिया, u and v are the initial and the final velocity and s is the distance covered by in time t, कि कोई s क्या है? डिस्टेंस, कोई बॉडी कितनी ट्रेवल कर रही है, या कोई डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था मैं, या आप ऊपर जा रहे हैं तो हाइट, कोई बॉडी क्योंकि लाइक यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो नीचे तक जा रही, तो कुछ तो डिस्टेंस ने ट्रेवल की होगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे मेरे पास, यहाँ था, अब यहाँ तक वो ड्रॉप होके गया, ठीक है, ये सरफेस है, तो यहाँ पे इसके पास इनिशियल वेलोसिटी अभी होल्ड पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जब चलेगा तो यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस भी तो होगी, इसी को डिस्टेंस को हमने किससे दे दिया? s से दे दिया। जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग इसके पास फाइनल वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, और इस ड्यूरेशन में कुछ तो टाइम लगा होगा हमें, तो वो कुछ टाइम होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं इन अप्लाइंग दीज इक्वेशन वी टेक द एक्सेलरेशन a टू बी पॉजिटिव। जब इन इक्वेशन को लेते हैं l पॉजिटिव लेते हैं, कब लेते हैं पॉजिटिव? जब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रही, लाइक मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट, अब मैं इस डायरेक्शन में चला तो मेरा मोशन भी इसी डायरेक्शन है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैं जा रहा था मोशन डायरेक्शन में और उसकी मतलब सॉरी वेलोसिटी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट अपोज द मोशन, कि आपका ऑब्जेक्ट जा रहा था, उसके मोशन के अपोजिट आपने क्या किया? उसे रोकने की कोशिश की। जैसे आप ब्रेक लगाते हैं ना, तो कोई पीछे से मान लो आपकी गाड़ी जा रही थी, आप उसे पीछे से खींच रहे हो, ठीक है, और आपने क्या किया? उसे रिटार्ड पीछे खींचने लग गए, तो अगर अपोजिट मोशन होता है, मोशन के अपोज में कोई वेलोसिटी काम कर रही, तो उसे हम होते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है।
क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है, ऊपर से नीचे, जैसे हम छोड़ते हैं तो सारी क्या करती है, नीचे की तरफ आती है, इसलिए हम पॉजिटिव दी। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं मास की। तो मास क्या होता है, लाइक देखो, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी का मास क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं इस बॉडी का मास, तो इस बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है या पोजेस्ड है। जैसे मैं बताऊं तो इसका मास है, तो ये जिस मास से बनी हुई है, तो इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड है ना इसमें बॉडी में, तब तो ये मास है। लाइक मैं एयर की बात करूं तो देखो, यहाँ तो मेरे को हाथ इजिली मूव कर रहा हूं, तो इसमें क्या है, पोजेस्ड मास क्या है, बहुत कम है। अगर मैं इसकी बात करूं और मैं सॉलिड कॉम्पैक्ट ले लूं लाइक मेरी वॉच, तो आप इसको देख पा रहे होंगे, तो इसका कंपोजिशन और हार्ड है, तो इसका मास है, भाई कुछ ना कुछ मैटर से तो बना होगा ना। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड द मास। उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, कि किस मैटर से जिससे वो बना हुआ है वो मास होता है, ठीक है। ऑफ बॉडी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल एम, जिसे हम किससे नोट करते हैं, स्मॉल एम से नोट करते हैं, ठीक है। किससे नोट करते हैं, स्मॉल एम से। इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं, मींस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। मींस लाइक मैं बोलूं कि 2 kg, 3 kg, पर मैंने आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी, ठीक है, या मैंने बोल दिया आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने बोला नहीं आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैंने बोला 10 लीटर, तो आपको सिर्फ क्या मैं मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ, यूनिट दे रहा हूँ, सिर्फ एक वैल्यू नंबर दे रहा हूँ, तो वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। पर मैं अगर डायरेक्शन भी दे दूं तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, कि इसका मैग्नीट्यूड तो होता है और उसके बाद साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है, और जो वेक्टर लॉ को फॉलो करती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वो आप पढ़ेंगे जब आपने मोशन पढ़ा होगा उस चैप्टर में डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे नेचर, अब हम नेचर की बात करते हैं। बॉडी हैव मोर मास, नीड अ ग्रेटर एफर्ट फोर्स टू मूव from its rest or stopping from its motion, it from motion, sorry, the body exhibit inertia, thus mass offer inertia, like जैसे इसको समझते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी बॉडी के पास मास ज्यादा है तो उसको चलाने के लिए मुझे एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए या तो चलाने के लिए या रोकने के लिए, जैसे एक छोटी सी कार थी या छोटी बाइक है, एक उस पर बैठ गया, उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपने क्या किया, उसको धक्का लगाना स्टार्ट कर देना कि भाई अरे थोड़ा सा मेरे को धक्का दे दो, तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे से पकड़ते हैं, उसके सीट के पीछे जो वो लगा रहता है, क्या बोलते हैं, स्टैंड, ठीक है, उस स्टैंड को क्या करते हैं, पुश करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें धक्का लगाना स्टार्ट करता हूं, तो जैसे ही स्टार्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसको ईजी होता है ना आपको। अगर मैं आपको बोल दूं कि कार में, पर अब कार की जगह बैठा हुआ है ट्रक में, अभी तो था बाइक पे, तो आपने बढ़िया, उसने बोला कि भैया धक्का कर देना, हाँ तो मैं अकेले ही हूँ, कहीं मैं कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आपने लिया और उसको पुश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो वो गाड़ी थोड़ी दूर तक आपने धक्का दी, वो स्टार्ट होगी, वो चला गया। अब दूसरा एक बंदा आया जिसके पास ट्रक था, उसने बोला भाई यार मेरे को भी धक्का दे दो, भाई मैंने देखा कि आप उसको कर रहे थे, पीछे से पुश कर रहे थे और उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, भाई मेरा भाई ट्रक बंद हो गया, आप पुश कर दो, तो आप पुश कर लोगे क्या उसको, मतलब आप तो एफर्ट लगाओगे पर ट्रक क्या होगा, मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि ज्यादा मास, देखो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इनर्शिया आपने पढ़ा होगा कि कोई ऑफर, अगर कोई सी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो उसका जब तक रेस्ट कर पाए वो उसका इनर्शिया कहलाता है। टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी। लाइक सिंपल टर्म में अगर समझूं तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे को मारना स्टार्ट करा, मेरे को मारा 1 2 3 4, तो मेरी कैपेसिटी होगी मैं 4 बार खा लूंगा, 5 बार खा लूंगा, पर 6वें बार मेरे जब अंदर से आत्मा भर जाएगी तो मैं क्या करूंगा, उसको ऑब्जेक्ट को रोकने की स्टार्ट करूंगा, अपनी तरफ से एफर्ट लगाऊंगा कि अब बस अब मेरे को नहीं करना, तो वो इनर्शिया होती है हर बॉडी के पास, ठीक है। तो ऐसी होती है, ग्रेटर मास, जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, तो इसलिए कहता है द बॉडी एग्जिस्ट इनर्शिया दस मास ऑफर इनर्शिया। ऐसी तो अगर कोई छोटी बॉडी होगी उसको आपको रोकना, ऐसी कोई बहुत छोटी सी साइकिल आ रही है तो अगर आप थोड़े से इंजर्ड हो गए पर आप उसे रोक सकते हो, या बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है आ रहा है छोटी, जैसे लाइक क्रिकेट बॉल आपने देखी होगी, कैच आता मैं इजीली कैच कर लेता हूं, क्यों कर लेता हूं, क्योंकि उसके पास मास बहुत कम है, ठीक है। अगर मैं उसकी जगह इतना बड़ा वाला सा पत्थर लाऊं और उसको फेंक दूं तो आप उसे होल्ड कर पाएंगे क्या, नहीं, आप उसे रोक ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है, तो उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं द बॉडी एक्सहिबिट्स इनर्शिया, ठीक, ये हो गया आपके पास, जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। अब मास को मेजर कैसे करते हैं, तो मास को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, बीम बैलेंस का यूज करते हैं। आपने तराजू देखा होगा, ऐसे पैनल बने रहते हैं,
ठीक है, और इसके ऊपर कुछ होल्डिंग रहती है। यहां पे हम क्या करते हैं, एक नॉन मास रख देते हैं, और यहां पे क्या होता है, अननोन मास रखते हैं हम। अननोन मास क्यों रखते हैं, लाइक मैं 2 किलो शक्कर लेने गया, 2 किलो शक्कर लेने गया, ठीक है, तो अब मेरे को थोड़ा पता 2 किलो हुई कि नहीं हुई, तो जैसे ही वो उसमें तराजू में डालना स्टार्ट करेगा, बीम बैलेंस में डालना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, 2 केजी का वेट रख देगा, मास रख देगा, सॉरी 2 केजी का मास रखेगा, ठीक है, जैसे ही मास रखेगा तो 2 केजी हो जाएगी, तो मेरे को पता चल जाएगी मेरी शक्कर 2 किलो की हो गई, ठीक है। तो ये किससे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, कंपेयरिंग द मास विद अ बॉडी ऑफ नॉन मास, ठीक है। कंपेयरिंग बॉडी किससे करते हैं, लाइक मैंने शक्कर किससे मेजर कर रहा था, एक नॉन मास से कर रहा था, क्योंकि 2 किलो का मास रखा हुआ था वहां पे, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है हमारा वेट। तो वेट क्या होता है, तो फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो सेंटर टू सेंटर काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो किसी ऑब्जेक्ट को द फोर्स विच अ बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो सेंटर टू अट्रैक्ट हो रही, कोई बॉडी अट्रैक्ट हो रही कहां था, सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ ही तो सेंटर का, क्यों सेंटर ही तो खींचते फोर्स लगाते हैं हमको सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जिस फोर्स से कोई बॉडी को अर्थ खींचती है अपनी सेंटर ऑफ अर्थ खींचती है जिस फोर्स से, उसको बोलते हैं वेट, ठीक है। द फोर्स विद व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द W, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, वेट, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं ऊपर से नीचे, जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहा हूं तो देखो इसके पास मैग्नीट्यूड, मैंने ऑब्जेक्ट गिर रहा तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अभी हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पर मैं अगर बात करूं, क्योंकि उसके पास अब ऊपर से नीचे जा रहा था, पहले मैंने बोला था 2 किलो है, 2 केजी क्या है मेरे को क्या पता, मैंने बोला 2 किलो शक्कर है, अब किस डायरेक्शन में ये तो मैंने नहीं बोला था, तो वो क्या से मैं क्या बता रहा था, सर मैग्नीट्यूड बता रहा था। पर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में क्या बता रहा हूँ, डायरेक्शन भी दे रहा हूँ कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे ही ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या ऐसा है कि इधर से गया ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे आया, नहीं, जैसे मैंने छोड़ा तो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है पर डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम है पर इसके पास डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे हम, और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि इसे अट्रैक्ट कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है, अर्थ का सेंटर, तभी तो ग्रेविटेशन लग रहा है उसके बीच में, ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ क्या लगा रही है उस पर, ग्रेविटी लगा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मास है और एक छोटा मास है, उसके ऊपर अर्थ क्या लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है, ठीक है। तो ये जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इस पे क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बना दूं यहाँ पे मैं, ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो ये नीचे गिरेगा तो कहां तक जाएगा, ये इसका कौन अट्रैक्ट कर रहा है इसको, सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे आके रुक जाएगी क्योंकि इसके अंदर तो जा ही नहीं पाएगी, डेंस है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब एक्सप्रेशन ऑफ वेट अगर मैं बात करूं मास, तो मास क्या हो जाएगा, मास को भी मैंने पढ़ा था, ठीक है, उसको किससे नोट करते हैं, m से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी हमने पढ़ा था, इसको किससे नोट करते हैं, स्मॉल g से, और मास को स्मॉल m से, ठीक है। अब मैं एक्सप्रेशन देखता हूं, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे ही अभी बात की थी मैंने कि कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट, किसको उस एक्सेलरेशन किस में ले लेते हैं, स्मॉल जी में, तो ये एक्सेलरेशन किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू जी। अब ये जो फोर्स लग रहा था, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो इस पे फोर्स लगा रहा ना, तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, उस पर अर्थ ही तो लगा रही, उस पर अर्थ ग्रेविटी लगा रही, उस पर अर्थ वेट लगा रही। तो अभी जैसे मैंने पढ़ा था, द फोर्स बाय विच योर बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जिस फोर्स के कारण बॉडी क्या हो रही, अट्रैक्ट हो रही टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, उसके सेंटर ऑफ अर्थ पे अट्रैक्ट हो रही है, उसी को तो बोलेंगे। तो ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये वेट के बराबर नहीं होगा, उसी वेट की डेफिनेशन तो ये फोर्स की बराबर ही है भाई, यही तो बोला था मैंने, ठीक है। तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा, mg, इसकी जगह क्या आ जाएगा, mg, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर की बात करते हैं, नेचर क्या हो जाएगा, अब W वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ठीक है। W वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, क्यों करती है, क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है G, और ये है G जो थोड़े थोड़े से गुस्सा होते रहते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। लाइक G की वैल्यू बात करूं तो पोल्स पे चेंज होगी, अगर मैं किसी दूसरे प्लेनेट पे चल गया इक्वेटर पे चेंज हो जाएगी, अगर मैं मून पे चल गया तो मून पे भी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी G की वैल्यू,
ठीक है। तो अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग जगह पे जी की वैल्यू चेंज होने के कारण डब्ल्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके फॉर्मूला में क्या आ रहा है, एम जी, और जी जैसे ही बदलेंगे तो एम की डब्ल्यू की वैल्यू बदल जाएगी। पर अगर मैं बात करूं बॉडी है जीरो वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जी इक्वल टू जीरो। अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ अर्थ में, मैंने एक सर्किल ली, अर्थ ली, ये अर्थ बना दी, इसकी सेंटर पे बात करूं तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जी होती है, क्योंकि जी पे ही सेंटर ही तो अटैक कर रहा है, ठीक है, तो उसके सेंटर पे क्या होती है, जी की वैल्यू जीरो होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट को मेजर करते हैं, बॉडी मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस होता है, लाइक आपने देखा होगा छोटे बच्चे को मेजर करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं, जो अभी आप दिखाएंगे, मैं ग्रेविटी प्रिंसिपल दिखाऊंगा, उसमें स्प्रिंग बैलेंस दिख जाएगी आपको, उसमें अंदर स्प्रिंग्स वगैरह लगी रहती है, उससे बैलेंस करते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जी की वैल्यू तो बदल रही, ये मास क्यों नहीं बदल रहा है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं या मार्कर है, अगर मैं मून पे चला जाऊं तो ऐसा थोड़ा होगा वहां जाऊंगा तो मेरे हाथ निकल के अलग हो जाएगा, तो मेरी मास की वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं होगा ना, मैं जैसा यहाँ हूं वहां पे भी वैसे ही होगा, बस वहां पे जी की वैल्यू चेंज होने के कारण क्या हो जाएगी, मेरी वेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए जब आप वेगिंग मशीन पे खड़े होते हैं तो वो आपके नॉर्मल की वैल्यू बताती है, आप जो उस पर जब खड़े हैं तो उस पर वेट लग रहा होगा, अगर मैं उस पर हाथ भी रख दूं तब भी तो वेट बताता है मेरा, क्योंकि वो जो आप हाथ लगा रहा है वो हमेशा नॉर्मल की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, when an object on moon, weight of object on moon, a body of mass m and weight w, तो w बराबर क्या हो जाएगा, mg, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। फॉर कैलकुलेशन g की वैल्यू 9.8 होती है एंड g की वैल्यू मास पे क्या होती है, स्मॉल g, अर्थ पे क्या लेते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मून पे कितनी लेते हैं 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसी फॉर्मूले की, तो W बराबर क्या है हमारे पास, mg, ठीक है, मैं 2 लिख लेता हूं, अभी बताते हैं क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने 2 लिख लिए। अब मैं बात कर रहा हूं स्मॉल जी की अलग अलग प्लेनेट पे, लाइक एक मैंने अर्थ ले ली, एक मैंने ले लिया मून पे, दोनों जगह मैं जी की वैल्यू फाइंड करना देखता हूं कैसे निकलती है। इन दोनों में रिलेशन क्या है कि अर्थ की तो मेरे को पता है, चलिए मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, मेरे को मून का मास नहीं पता पर मेरे को निकालनी तो है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं ले लेता हूँ अर्थ, तो ये भी क्या हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी, या आप स्मॉल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने सॉरी देखो यहाँ पे अर्थ, सॉरी, ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ ऐसी वेट ऑफ मून ऐसी मास ऑफ मून, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सॉरी मास तो चेंज, सॉरी, ये नहीं होगा, ठीक है, वेट ऑन मून यहाँ पे हो जाएगा अर्थ, यहाँ पे हो जाएगा अर्थ मेरी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे दोनों को लिख दिया, W इक्वल टू एम जी और वेट ऑफ मून, तो क्या हो जाएगा, अर्थ पे ग्रेविटी और मून पे ग्रेविटी, दोनों की वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, मून की जी, और भाई मून की जी कुछ और अलग होगी वैल्यू, और अर्थ की जी देखते हैं क्या होती है दोनों की स्मॉल जी, ये जी क्या होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। तो अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या है और मून पे क्या है, दोनों हम निकाल के देखते हैं, अभी रिलेशन देखते हैं क्या निकल के आता है, ठीक है। अगर मैंने दोनों मास को ले लिया, दोनों वेट को लिया, तो वेट इन अर्थ, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, मून का निकालना है तो मून को हम पहले कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसको ले लिया तो वेट ऑफ मून तो क्या हो जाएगा, एम जी एंड डब्ल्यू किस पे, अर्थ पे निकाल दूं, ठीक है, क्या हो जाएगा एम जी ई। मैं अगर अर्थ पे या मून पे रहूं, मैं जैसे अर्थ पे हूं अब मून पे चला जाऊंगा तो मेरा मास चेंज नहीं करेगा, ठीक है, तो मास तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जी की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है 9.8, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी वैल्यू 9.8 है, तो मेरे को वेट ऑफ मून निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अर्थ की क्या, देखो वेट क्या हो जाएगा डब्ल्यू ई, तो ये हो जाएगा जी एट ई, सॉरी मैंने ये लिख दिया क्या यहाँ पे, सॉरी ये मून का था, है ना, तो जी एम
Gm/g, और ये Wm भी चला जाएगा, तो W यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ अर्थ। जैसे ही मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, लाइक यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू जैसी मैं रखूंगा, ऐसी जैसी सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट करूंगा जब मैं, तो इसकी आती है 1.6, 1.7 एंड अर्थ की हो जाएगी 9.8 इंटू वेट ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हो जाएगी वेट ऑफ अर्थ, ये किसका है, वेट ऑफ मून का। ऐसे आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली किसके बराबर आती है, 1/6 ऑफ द अर्थ। मतलब वेट ऑफ मून कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ वेट ऑफ द अर्थ। किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द अर्थ। ये रिलेशन यही लिखा है पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ, इसका हो जाएगा mgm, क्योंकि मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मास, सॉरी मून। ठीक है, ये हो जाएगा, ये मून के लिए है, ये भी किसके लिए, मून के लिए, ये है हमारी अर्थ के लिए। ठीक है, यहाँ पे mm कैंसिल हो जाएगा, gm/g, तो ग्रेविटी मून पे कितनी है, 1/7 सॉरी, और अर्थ पे कितनी है, 9.8। आप इन दोनों को जैसे सॉल्व आउट करोगे तो 1/6 आएगी, तो ये कितना हो जाएगी, 1/6। ठीक है, 1/6 वेट ऑन दी अर्थ। क्लियर है आपको पॉइंट। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, तो W इक्वल टू, यहाँ पे देखो, अगर मास 1 kg ले लूँ तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8। तो अगर कोई हैज अ 1 kg बर्थ हैज अ वेट ऑफ 9.8। अगर मैं बात करूँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास क्या है, 1 kg का मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, लाइक ये है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 kg का ले लिया, तो उसका वेट कितना होगा, एग्जैक्ट किसके बराबर होगा, 9.8। पर यहाँ पे W की वैल्यू किस में आएगी, यूनिट न्यूटन में, क्यों W कितना हो जाएगा, m इंटू जी। m की वैल्यू कितनी, 1, इसकी वैल्यू 9.8, किस में आ जाएगा, न्यूटन में। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्लियर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि फोर्स है, W भी तो क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, कोई मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 10 kg, वेट ऑन द अर्थ पूछ रहे हैं, W इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, मास कितना है मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट का, 10 kg, एंड अर्थ पे स्मॉल g की वैल्यू कितनी है, g एट अर्थ 9.8, ये हो जाएगी 9.8। W इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 98 न्यूटन। क्लियर है आपको। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मेरे पास क्या है, स्मॉल जी की मेरे को वैल्यू पता है, अर्थ पे क्या है 9.8 है, उसका मास दिया है, तो मैं उसका क्या वेट निकाल सकता हूँ अर्थ पे, ऐसे वेट निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल है, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एक कोई ऑब्जेक्ट है जो वेट कितना कर रहा है, 10 न्यूटन का कर रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन, वेट 10 न्यूटन, मेजर द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूटन। किसी ऑब्जेक्ट को हमने मेजर करा तो उसका 10 न्यूटन आ रहा था, कहां पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, उसका वेट। ठीक है, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि उस ऑब्जेक्ट का मास, सॉरी उस ऑब्जेक्ट का वेट मेरे को कहां मेजर करना है, मून पे मेजर करना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि वेट ऑन दी मून इक्वल टू 1/6 टाइम वेट ऑफ ऑन दी अर्थ। ठीक है, वेट ऑफ मून हमें निकालना है, तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं एब्रिविएशन। ठीक है, WM मास ऑफ वेट ऑफ मून। ठीक है, 1/6 इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कितना है मेरे पास, वेट ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ कितना दिया है, सरफेस ऑफ अर्थ कितना दिया है, 10 न्यूटन। देखो ये दिया है 10 न्यूटन, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ 10 न्यूटन, क्योंकि इसकी वैल्यू ही तो 10 है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो वेट ऑफ मून निकल आएगा, उसी वेट ऑन द मून कितना निकल के आएगा उस ऑब्जेक्ट का, अगर 10 न्यूटन का अर्थ पे, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 से 10 को डिवाइड करेंगे 1.6 न्यूटन अप्रॉक्स आएगी वैल्यू। क्लियर है। मींस अगर मैं अर्थ पे जब उसे देख रहा था तो कोई ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन का था, ठीक है, लाइक मैं हूं, अभी मेरा 10 न्यूटन का मतलब वेट है अर्थ पे, अब मैं चला गया मून पे, ठीक है, तो वो पूछ रहा था कि मेरा मून पे क्या वेट होगा। तो मैं जब गया तो वहां की ग्रेविटी के साथ मैंने देखा, हमने रिलेशन पढ़ लिया था ग्रेविटी वाला, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मून पे वेट है तो वो कितना टाइम्स होता है, 1/6 टाइम होगा वेट ऑन दी अर्थ। जो अर्थ पे इसका वेट रहेगा उसका 1/6 होता है,
ठीक है। तो मैंने क्या किया, वेट अर्थ पे कितना था 10 न्यूटन, और 1/6 से जैसे इसको डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1.67 न्यूटन। क्लियर है आपको पॉइंट? ठीक है। तो ऐसे हम सारे वेट या मास, आपको कभी भी बोले कि अगर अर्थ पे मास ये है और अर्थ पे वेट बताओ, या मून पे मास ये है तो अर्थ पे वेट बताओ, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल फॉर्मूले से। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है? सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व कराओ कि आप कील ठोकते हैं या आप दीवार पे पिन या बोर्ड कुछ भी लगाते हैं, तो जैसे मैं अगर किसी चीज को पकड़ता हूं, मैं इस बोर्ड को भी पकड़ रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है, ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाइड बाय एनी सरफेस ऑन एनी सरफेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू और नॉर्मल, ठीक है, टू द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। मींस परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे, लाइक ये है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ये लगा रहा हूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो इस पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलेंगे, या नॉर्मल को क्या बोलेंगे? हम इसको बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट या नॉर्मल को। ठीक है। यूनिट ऑफ थ्रस्ट, तो ये है तो फोर्स ही एक तरीके से, भाई फोर्स ही तो है, पर परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है। क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, जब 90 डिग्री बनाएगा तभी हम उसको बोलेंगे थ्रस्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब जैसे मैं बात करूं यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या हो जाएगी, इज सेम एज दैट फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। क्योंकि फोर्स की क्या होती है हमारे पास? फोर्स की होती है न्यूटन, तो थ्रस्ट की भी क्या हो जाएगी? थ्रस्ट की भी, इसकी भी न्यूटन हो जाएगी। जैसे आप इस बॉय को देख रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई एडिटोरियल है, इसे आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड होते हैं उन पर लगा रहा है, तो ये पिन लगा रहा है। देखो आप अगर इसको देख पा रहे हो, ये पिन लगा रहा है, तो ये पिन थंब से क्या कर रहा है? उसको प्रेस कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है उस बोर्ड के ऊपर। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ओके। परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, प्रेशर। आपने प्रेशर पढ़ा होगा, तो हम पढ़ते हैं बहुत बार कि फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप नॉर्मल पढ़ लेते हैं, पर एक्चुअली में वो नॉर्मल फोर्स नहीं होता है। उसको हम अगर प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ोगे प्रॉपर, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया, या परपेंडिकुलर फोर्स, या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे मैं इस पे लगा रहा हूं, तो परपेंडिकुलर फोर्स इस कुछ यूनिट एरिया पे लगा रहा हूं ना, जो उसका एरिया है। लाइक मैं इस पे लगा रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे देखो आप, मैं इस पे ये प्रेशर, तो फोर्स तो लगा रहा हूं मैं इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, फोर्स, इसको क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट ऑन यूनिट एरिया, क्योंकि कुछ यूनिट एरिया पे लग रहा है, पूरे इस रूम में थोड़ा लग रहा है, इस कुछ यूनिट एरिया पे लग रहा है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, या नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, या इससे अगर लॉ लिखूं तो क्या लग सकते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट पर एरिया, यूनिट एरिया, जितना इसका यूनिट होगा, मीन जितने एरिया पे क्रिएट होगा, थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। अब थ्रस्ट की यूनिट अभी हमने पढ़ी थी, क्या होती है? न्यूटन। और एरिया, इसकी अभी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी प्रेशर की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो इसकी प्रेशर की यूनिट क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। एक और इसकी यूनिट है जिसे हम पास्कल नाम से भी जानते हैं। तो प्रेशर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट सरफेस एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन एरिया ऑफ द फ्लूइड। इट इज अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट ऑन नॉर्मली ऑन द सरफेस। नॉर्मली समझ गए? नॉर्मली इंक्लाइंड होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, इसमें नॉर्मली लगे उस पे फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो ये हो गया हमारा थ्रस्ट, ये हो गया मेरा एरिया, और इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होगा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, या हम नॉर्मली बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन में होगी, और थ्रस्ट भी हमने पढ़ा था, थ्रस्ट भी क्या होता है? फोर्स ही होता है, एक टाइप ऑफ। तो इसको क्या बोलेंगे? थ्रस्ट की यूनिट भी क्या हो जाएगी? न्यूटन, और यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। देखो अब बायंसी बात करते हैं। वायंसी, वायंसी क्या होती है? लाइक आपने देखा होगा, अगर मैं एक बकेट ले लूं और उसमें एक प्लास्टिक की बॉल ले लूं, ठीक है, या कॉर्क ले लो, लकड़ी का छोटा टुकड़ा, कुछ भी। अब मैं एक प्लास्टिक की बॉल ले ली, मैं प्लास्टिक की बॉल से समझा देता हूँ। मैंने बकेट में पानी भरा और मैंने क्या किया? उस प्लास्टिक की बॉल को उस बकेट के बिल्कुल नीचे तक ले गया। अब मैं उसको दबाया रहा, पर जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, तो बॉल ऊपर आके कहाँ गई? जैसे मैंने थंब से जिस डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है, तो आपने देखो, जैसे अगर मैं बकेट में क्या कर रहा था, उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉल को क्या कर रहा था, मैं पानी में दबाया हुआ था, तब तक वो ऑब्जेक्ट कहाँ था? पानी के अंदर था। पर जैसे ही मैंने उस पर से फोर्स हटाया, मैंने अपना हाथ हटाया, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ गया? ऊपर।
आता है ना ऊपर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस पे फोर्स क्या हो रहा है, जब तक मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा था तो वो ऑब्जेक्ट कहां था, नीचे था। पर जैसे ही किसी ने नीचे से फोर्स लगाया होगा ना, तब तो ऑब्जेक्ट ऊपर आया, क्योंकि जैसे ही मैंने हाथ हटाया तो उस बॉडी को तो वहीं रहना चाहिए था भाई, कहीं ना कहीं तो वहीं रहना चाहिए था। लाइक आपने रूम में देखी चेयर होगी, आपके रूम में अभी आप देखोगे तो एक चेयर रखी होगी, तो वो चेयर हो रही कि अपने आप ऊपर जा रही है, क्योंकि आप तो उस पर फोर्स नहीं लगा रहे। अगर मैं खड़ा हो जाऊं और मैं उतर जाऊं, जैसे मैं मान लो चेयर पे खड़ा हो गया तो मैंने उस पर फोर्स लगा दिया, अब मैं चेयर से नीचे आ गया, तो जैसे ही मैं हटा तो ये तो ऊपर जानी चाहिए थी, पर नहीं जा रही है। पर पानी में जब मैं एक लिक्विड या कोई सी हमने एक लिक्विड या आप गैस की बात करें, फ्लूइड की बात करें, मैंने एक लिक्विड या वाटर की बात कर रहा था, जैसे ही मैंने उस पर फोर्स हटाया तो एक बॉल जो नीचे थी वो कहाँ गई, ऊपर आ गई। ऊपर आने का कारण क्या हुआ, कहीं ना कहीं उस पर फोर्स नीचे से एक्ट कर रहा होगा जो उसके ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स काम कर रहा हो, उसी अपवर्ड फोर्स को बोलते हैं वाइंड फोर्स। ठीक है, वाइंसी, उसी इफेक्ट को बोलते हैं वाइंसी, और उसी फोर्स उस पर जो फोर्स एक्ट करता है उसे बोलते हैं वाइंड फोर्स। यहाँ पे करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स। लिक्विड क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स करता है। ये देखो वाटर की नेचुरल टेंडेंसी होती है लिक्विड की। आप ऑयल के चेंबर में भरोगे, वहां पे भी आप अगर कोई ऑब्जेक्ट डिप करोगे ना, जैसे प्लास्टिक की बॉल टाइप की, तो वो भी क्या हो जाएगी, ऊपर ही आएगी। ठीक है, लिक्विड। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पीस ऑफ कॉर्क, इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, इसमें एक इन्हें वाटर भरा, ये कॉर्क है, पीस ऑफ कॉर्क। उन्होंने क्या किया, एक थंब से या हाथ से आप समझ लीजिए उस पानी के अंदर प्रेस करके रखा। जब तक वो प्रेस करके रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा है इनका, देखो ठीक है, जब तक उसको रखा तो ये पानी के अंदर रखा, पर जैसे ही इन्होंने छोड़ा तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बाहर आ गया। मीन्स जैसे ही कुछ छोड़ा, जब तक ये दबा रहे थे तो ये नीचे की तरफ इसको फोर्स लगा रहे थे, पर जैसे ही छोड़ा तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया। भाई फोर्स ऊपर लगा अब इसमें डायरेक्शन में। ठीक है, आप क्लियर हो गया पॉइंट। तो उस पे क्या होता है, वाटर की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर वाटर जैसे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो ऊपर की तरफ उसको फोर्स लगाता है। अब वो फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर आप सोचो कि एक पत्थर डाल दूं तो सर वो क्यों नहीं आ रहा ऊपर, तो वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, वो हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि वो नहीं डूबा, वो डूब गया और वो ऊपर क्यों नहीं आया, भाई उसको भी तो आना चाहिए था। लाइक मैंने प्लास्टिक की बॉल ली, उसको छोड़ा तो ऊपर आ गया, पर जैसे मैंने पत्थर डाला तो वो पत्थर तो नीचे ही रह गया, उसको भी तो आना चाहिए था। उस पर वाटर फोर्स नहीं लगा रहा क्या, वाटर उस पर भी फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स, पर उसकी मैग्नीट्यूड और फोर्स की जो अगर वैल्यू बोले वो कम है, किसके कंपैरिजन में, जो फोर्स नीचे जा रहा है, क्योंकि उसे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इसको कम अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से डेंसिटी देखेंगे कौन सी चीज ज्यादा डेंस है। ठीक है, अब देखो उसको समझते हैं और आगे और क्लियर होगा डेंसिटी से। लाइक आपने एक और ऑब्जेक्ट देखा होगा, मतलब आपने एक एग्जांपल नोटिस किए होंगे कि जब हम कभी पानी में, नदी वगैरह में नहाने जाते हैं, आपने देखा होगा, या हम तालाब वगैरह में किनारे पे नहाते हैं, तो अगर पानी के अंदर कोई पत्थर रहता है तो आप जब उस पत्थर को उठाते हैं, पानी के अंदर ही, पानी के बाहर नहीं, मैं कह रहा हूँ पानी के अंदर, तो अगर बड़ा ऑब्जेक्ट भी होगा, लाइक आप बाहर अगर सोचेंगे उसको, उतने बड़े ऑब्जेक्ट को नहीं उठा पाएंगे, पर आप जैसे ही उठाते हैं तो आपने देखा वो पानी में हल्का फील आता है, पर जैसे ही वो सरफेस से बाहर आता है तो वो वापस से हैवी हो जाता है, हमसे नहीं उठता, नहीं उठता ना। पर जैसे ही पानी में हम उठाते हैं उसे वाटर के अंदर, जब तक वो रहता है तब तक आप उसे इजीली उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, वाटर फोर्स लगाता है, जिसे अपवर्ड फोर्स बोलते हैं, उसे हम बाइंड फोर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, क्योंकि उस टाइम पे वाइंड फोर्स लगाता होता है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हम उठाते हैं तो फोर्स उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वो एग्जैक्ट लगा रहा था। ठीक है, क्योंकि वाइंड फोर्स एक पीछे से एक फोर्स है जो उसे बैकअप दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, at the same stone feel much heavier. This means that some upward force act on the stone when it is immersed in a water and make it feel lighter. क्योंकि उस पे क्या हो रहा है, कुछ अपवर्ड फोर्स काम कर रहा होगा जो उसे क्या कर रहा है, स्टोन को इमर्स, मतलब जो वाटर में इमर्स है स्टोन, उसको क्या कर रहा है, मेक इट फील लाइटर, उसे क्या फील करा रहा है कि ये लाइट है ऑब्जेक्ट। जैसे हम उठाते हैं ना तो हमें लाइट लगता है, अरे पत्थर कितना इजी उठ रहा है कहीं पानी के अंदर, पर जैसे ही पानी ऊपर आता है तो फिर हमें लगता है अरे यार ये तो उठ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं उठ रहा है, क्योंकि अब उस पर क्या हो रहा है, वाइंड फोर्स एक लिमिट तक ही काम करेगा, पानी के बाहर थोड़ा वाइंड फोर्स काम करेगा, भाई लिक्विड में ही वाइंड फोर्स काम करता है। तो ये अपवर्ड फोर्स कब तक काम करेगा, जब तक आप पानी में रहोगे। ठीक है, अगर आपसे कोई हैवी उसे भी आप उठा सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब बात करें व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट आपने देखे होंगे, कुछ सिंक करते हैं और कुछ क्या करते हैं, फ्लोट कर जाते हैं। लाइक अगर मैं एक पानी की बकेट लूं, एक मैं पेन ले लूं प्लास्टिक का, ठीक है, और एक छोटा सा पत्थर ले लूं, दोनों को डालूं तो क्या हो जाएगा, पेन फ्लोट करता रहेगा और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो पत्थर है वो कहाँ जाएगा, स्टोन कहाँ जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है, देखो लाइक ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैंने इसमें दो ऑब्जेक्ट डाले, एक इसमें आयरन नेल डाली मैंने,
ठीक है, एक डाला कॉर्क, ठीक। अब जैसे ही मैंने दोनों चीजें एक साथ डाली तो कॉर्क तो रह गया देखो भैया ऊपर सरफेस पे ही, पर जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट, ये हैवियर ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसके कंपैरिजन में मैंने आयरन नेल डाली तो नीचे चली गई, पर ये गए क्यों दोनों? मीन्स या तो दोनों को फ्लोट करना था या दोनों को तो भाई ऊपर ही रहना था, ठीक है। तो ये डिपेंड करती डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि कोई चीज कितनी डेंस है या कोई चीज कितनी कम है, ठीक है। डेंसिटी अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। डेंसिटी ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं, ठीक है, लाइक इससे समझो आप, किसी का मैं क्या बताना चाह रहा हूं, लाइक मैंने एक, देखो ठीक है, यहां देखो एक क्यूबाइडिकल सरफेस लिया मैंने, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब दोनों, सॉरी, अब मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए इसके, ठीक है, एक मैंने लिया ठीक है, देखो एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया आयरन का स्फीयर, एक ले लिया मैंने आयरन का, आयरन समझ रहे लोहा, ठीक है, एक ले लिया मैंने आइस, दो मैंने एक क्यूबाइडिकल शेप के इतने बड़े बड़े एक पीस ले लिए, एक मैंने आइस के ले लिया, एक ले लिया आयरन का, ठीक है। जैसे ही मैंने पानी में डिप किए दोनों, तो क्या हो जाएगा, आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी, और जो मेटल का पीस था, आयरन का पीस था, वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। क्यों सिंक कर जाएगा भाई, वॉल्यूम तो दोनों के सेम थे, दोनों को फ्लोट करना चाहिए था, पर फ्लोट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ दिस। अगर मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अभी हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, लाइक कोई चीज कितनी डेंस बनी हुई है। डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एक गिलास में पानी भर लूं और एक गिलास में मैंने एक कुछ लाइक पत्थर भर ली, छोटे छोटे सैंड भर ली, ठीक है, बिल्कुल बारीक सैंड भर ली, ठीक है, दो मेरे पास गिलास लिए, इसमें मैंने क्या किया, बिल्कुल सैंड भर ली, ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं है इसमें, इसमें क्या भर दी मैंने, सैंड। इसमें मैंने क्या किया, वाटर ले लिया। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, ठीक है, जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना डेंस नहीं है। पर अगर मैं इस रेत की बात करूं, तो अगर मैं सेम फोर्स दोनों पे अप्लाई करूं तो मेरे को सैंड में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अपनी फिंगर इंसर्ट करने के लिए, पर यहाँ पे पानी जल्दी बाहर आएगा और ऊपर उठेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना डेंस नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, जब आइस की बात करते हैं, जब आइस फ्रीज होती है तो पूरी आइस फ्रीज वाटर नहीं हो पाती, क्या होता है, जैसी फ्रीज होती जाती बीच में एयर पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो बीच में गैप्स बन जाते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं बीच में कहीं कहीं आइस में बीच में खाली भी रहती है, बिकॉज उसमें एयर गैप्स आ गए, क्योंकि उसमें वहां एयर फिल हो गई थी। इसलिए उसका वॉल्यूम तो बड़ा हो जाता है पर उसका मास ज्यादा नहीं होता है। तो अगर जब मैंने आयरन और इन दोनों की बात की थी, तो आयरन का उस वॉल्यूम में उसका मास ज्यादा था आइस की कंपेरिजन में, इसलिए आइस क्या होगा, फ्लोट करने लगा, और आयरन क्या हुआ, फ्लोट सिंक कर गया। तो किसी देखो डेंसिटी कैसे बताएगी, किसी यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना ज्यादा मास है ये क्या बताएगी, उसकी डेंसिटी बताएगी, या कितना कम मास है वो उसकी क्या बताएगी, उतनी कम डेंसिटी बताएगी, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम मैंने दोनों सेम ले ली थे। क्लियर है आपको पॉइंट, ठीक है। अब समझते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई चीज क्यों सिंक कर गई, क्लियर है ना आपको पॉइंट, सिंक क्यों करी, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब डेंसिटी, जैसे वाटर की बात करूं, तो अगर वाटर की डेंसिटी से बात, जैसे वाटर की डेंसिटी है, देखो फ्लोट और सिंक की कंडीशन पढ़ लेते हैं हम, कि कोई चीज फ्लोट क्यों होगी, अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो क्या हो जाएगी, वो चीज फ्लोट करेगी, ठीक है। अगर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो क्या करेगी, सिंक हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट। जैसे कोई मैं ऑब्जेक्ट डाला था, जैसे लाइक कॉर्क या मैं प्लास्टिक, तो उसकी डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, क्यों कम है, क्योंकि उसका मास जो है वो थोड़ा सा उतना कॉम्पैक्ट नहीं है जितना एक आयरन का स्फीयर का होता है। लाइक मैंने एक प्लास्टिक की बॉल ले ली और एक सॉलिड स्फीयर ले लिया मेटल का, जैसे मैं दोनों को पानी में डिप करूंगा तो जो सॉलिड स्फीयर है वो तो सिंक कर जाएगा, पर प्लास्टिक की बॉल फ्लोट करती रहेगी, क्योंकि उसका मास, वॉल्यूम दोनों का सेम था, ठीक है, पर उसका मास क्या है, कम है।
प्लास्टिक बॉल का, और आयरन बॉल का मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने का डेंसिटी ज्यादा है। अगर उसकी आयरन इस वाटर से डेंसिटी ज्यादा होगी, ये क्या है हमारे पास वाटर, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी, सिंक, ये हो जाएगा सिंक। अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगी, सॉरी ज्यादा है तो सिंक, एंड कम है वाटर की डेंसिटी से तो क्या करेगी, चीज फ्लोट करेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी से दूसरा जो भी हम उसमें इमर्स कर रहा है उसकी ज्यादा है तो वो सिंक करेगी, अगर उस लिक्विड की डेंसिटी से दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगी। ठीक है, अगर वाटर नहीं कोई लिक्विड भी ले रहे तब भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद आता आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, कंडक्ट मैनी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए। उसके बाद व्हेनेवर बॉडी, अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, ठीक है, जो उन्होंने इस लॉ को फॉलो करते हुए दिया कि कोई पानी में इमर्स करते हैं तो उस पर क्या होता है। इन्होंने दिया व्हेन एन ऑब्जेक्ट पार्शियली या फुली सबमर्ज इन अ लिक्विड, कोई ऑब्जेक्ट या तो पार्शियली मींस होता है आधा डूबा हुआ या 3/4 1/4 कोई भी, तो या तो पार्शियली डूबा हुआ या फुली इमर्स इन लिक्विड मींस पूरा डूबा हुआ है पानी में, तो उस टाइम पे तो उस फ्लूइड क्या करेगा, इट एक्सपीरियंस एन अपथर्स्ट फोर्स और वाइंड फोर्स। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्स फुली, पार्शियली या कंप्लीटली फुली इमर्स इन अ लिक्विड एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, ये उस पे क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स या वाइंड फोर्स बोलेंगे उसको, क्या हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी और ऑन ऑब्जेक्ट, चाहे आप बॉडी बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, when an body or an object is immersed partially or completely in a liquid or a gas, देखो फ्लूइड दोनों हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैस भी, इट एक्सपीरियंस एंड अपथ्रस्ट और वाइंड फोर्स, वो क्या करते हैं, जैसे अभी बताया था ना कि वाटर में कोई चीज डालते हैं तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होने के कारण वो क्या होता है, सिंक कर जाएगी या फ्लोट करेगी। ठीक है, अब काम तो कर रही है तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स काम करेगा। ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है जो लगाएगा पानी या वाटर लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस वाइंड फोर्स इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। नहीं आया समझ में, देखो मैं क्लियर करता हूं। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लिया, एक पानी में, एक बीकर में एक मैंने पानी भरा, एक ऑब्जेक्ट लिया और मैंने इसमें डिप किया। जैसे ही डिप होगा इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स काम करेगा, तो ये अपवर्ड फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, लाइक पहले यहां तक आ गया, मैंने पानी में डाल दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लोट करेगा और एक स्टेबल कंडीशन आएगी तो इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। इस फोर्स पानी आने के कारण इस पे कुछ फोर्स, जो वाटर है, जैसे ऑब्जेक्ट डाला, पानी भरा हुआ था, कुछ वाटर डिस्प्लेस होगा, मींस कुछ वाटर बाहर आएगा, उस वाटर का जो वेट है वो किसके बराबर होगा, इस अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। क्लियर है, तो यही लिखा, इट एक्सपीरियंस अपथ्रस्ट फोर्स, द अपथ्रस्ट और द वाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वो जो बॉडी उस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी उसके वेट के बराबर होगा ये अपथ्रस्ट फोर्स या वाइंड फोर्स। क्लियर है आपको पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लाइक ये स्टोन था, ये ऑब्जेक्ट इस डायग्राम बना हुआ है, मैंने एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांधा और हवा में उसका वेट मेजर किया, लाइक लटकाया हूं, जैसे ही मैंने पानी में डिप किया तो थोड़ा सा मेरे को हल्का लगा, लाइट लगा, क्यों लगा, कहीं ना कहीं उसमें वाटर क्या कर रहा था, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा था। ठीक है, इसी को हम और एक्सपेरिमेंटल पर्पज से समझते हैं। देखो प्रैक्टिकल, यहां पे मैंने दो स्प्रिंग बैलेंस लिए, ये है, ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस थी जो मैं उस टाइम पे बात कर रहा था, स्प्रिंग बैलेंस कहाँ है, ये है। इस स्प्रिंग बैलेंस से मैंने देखो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हैंग करा, अभी इसकी रीडिंग जो बता रहा है, यहाँ पे देखो पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। दो स्प्रिंग बैलेंस है मेरे पास, ठीक है, जो अपनी रीडिंग बताएंगे। एक क्या किया मैंने, एक के साथ ऑब्जेक्ट बांध दिया, ठीक है, एक यहाँ पे एम्प्टी बीकर ले लिया जो खाली है, ठीक है, एम्प्टी बीकर, एम्प्टी कंटेनर खाली है, ठीक है। अब मैंने वाटर को देखो बिल्कुल यहां तक फिल कर लिया कि जैसे ही अगर पानी इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट जाएगा ये वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। लाइक एक ग्लास, मैंने एक पानी का ग्लास लिया, उसको बिल्कुल फिल कर दिया। अब मैं अगर उसमें कोई भी चीज डालूंगा तो पानी कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। उस जो वाटर वो निकलेगा तो मैंने क्या किया, उसको एक पाइप के थ्रू ऐसा जोड़ दिया कि जैसे ही पानी निकले वो एक किसी कंटेनर में कलेक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे ही वो कलेक्ट होगा तो मैं उसका वेट मेजर कर लूंगा। तो अभी मैंने एक एम्प्टी बीकर को क्या किया, इस बीकर को, कंटेनर को मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ होल्ड कर दिया, ठीक है। अभी देखो जब मैं देखता हूं तो इसकी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग यहाँ पे मेरे को 65 यूनिट बता रहा है। जैसे आप देखोगे देखो यहाँ पे बता रहा है, तो ये 60-65 के बीच में, ये 60 ये 70 है, तो इसके बीच में कहीं बता रहा है तो 65 यूनिट बता रहा है, ठीक है। ये खाली बीकर है, कंटेनर है, तो इस खाली कंटेनर की भी रीडिंग बता रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे 5 यूनिट,
ठीक है, ये कितना बता रहा है 65, यहाँ पे ये 5 यूनिट बता रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब इस ऑब्जेक्ट को इसमें डिप कर दिया। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिप किया तो ये ऑब्जेक्ट इस पानी में जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, ये वाटर कुछ डिस्प्लेस होगा और कुछ जाके कहाँ हो जाएगा, इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। इस कंटेनर में जैसे ही कलेक्ट हुआ, हमारे पास ये स्प्रिंग बैलेंस से बना हुआ था, तो हमने देखा भाई दोनों की अब रीडिंग देख लेते हैं क्या क्या है जो डिस्प्लेस वाटर है, क्योंकि लॉ तो बोला था उन्होंने कि आर्गुमेंट की जो भी अगर ऑब्जेक्ट डिप करेंगे तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स काम करेगा, वो अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जो वेट है जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट के बराबर होगा। ठीक है, मीन जो इतना अपवर्ड फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा किसके कारण, उस बॉडी के कारण, उसके वेट के बराबर। अब देखते हैं, देखो अभी रीडिंग बता रहा है 55, जैसे ही इस पे ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डिप किया तो इसकी रीडिंग देखो अब हो गई 55। देखो यहाँ पे 50 और 60 के बीच में, तो 55 मैंने यूनिट काउंट कर ली। ठीक है, यूनिट नहीं, सिर्फ यूनिट में काउंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अब जैसे ही मैंने इस जो एम्प्टी बीकर था यहाँ पे कितना बता रहा 5, पर मैंने अब देखा तो इसकी रीडिंग बता रहा है 15 न्यूटन, 15। तो देखो पहले ही कितना था 65, फिर कितना हुआ 55, मीन्स कितने की डिफरेंस आया, 10 रीडिंग का, 10 रीडिंग का डिफरेंस आया। अब देखो पहले इस एम्प्टी बीकर का कितना था 5, अब कितना हो गया 15, यहां भी कितना आया 10। मींस आपने देखा एक्सपेरिमेंटल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में डिप करते हैं तो जो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है उसके कारण जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है फ्लूइड, उसका जो वेट होगा वो दोनों कंडीशन में क्या होता है, बराबर होता है। क्यों, इसका जो वेट और यहाँ पे जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, देखो आपने देखा दोनों यूनिट क्या हो रही सेम आ रही है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये तो समझ लिया कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल का लॉ ऐसे है। ठीक है, आप इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये इनकी डिजाइन कहाँ कहाँ यूज होती है। तो देखो ये इंडिया की सबमरीन है, ठीक है, तो इसकी जो शिप एंड सबमरीन की डिजाइन में यूज होता है। लाइक जो पानी में फ्लोट करती है ना, सबमरीन होती है, शिप्स होते हैं, ये डिजाइन इनकी जो डिजाइन बनती है उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी काम करते हैं। ठीक है, इससे ही डिजाइन होती है मेनली। ठीक है, ये सबमरीन है, कुछ इस तरीके से यूज है, उस पर जो शिप एंड सबमरीन की डिजाइन करने के लिए क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। और किस लिए यूज होता है देखते हैं। एक होता है हाइड्रोमीटर टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड की हमें डेंसिटी फाइंड करनी है, पता करना है कि कितना डेंस है। लाइक जैसे मैं वाटर की बात करूं, ठीक है, कैरोसिन, तो अलग अलग लिक्विड की जब मेरे को डेंसिटी पता करनी है, कोई ऑयल की पता करनी है, किसी भी ऑयल की, तो डेंसिटी पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, हम किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी क्या करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही यूज होता है। क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसके बाद आता है लैक्टोमीटर, प्योरिटी ऑफ मिल्क को जो टेस्ट करता है। लाइक सबके घर दूध वाले आते हैं देने के लिए, पानी मिला देते हैं। ठीक है, हम तो यूज करते नहीं, पर जो शॉपकीपर वाले होते हैं जो दूध लेते हैं बहुत अमाउंट में, लाइक जो स्वीट्स वगैरह बनाते हैं, वो ये इसको यूज करते हैं। ठीक है, वो ये उनके पास रखा रहता है प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करने के लिए, उसी के हिसाब से उनके रेट फिक्स होते हैं कि भाई कितना पैसे देना है इनको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर, जो क्या करता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है। इसकी डिजाइन में भी क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही फॉलो होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, जैसे बात करते हैं डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी की, तो अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, जैसे मैंने अभी बताया था रेशियो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज नोन एज डेंसिटी, कि अभी जस्ट समझाया था कि डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी यूनिट वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का कितना ज्यादा मास है कितना कम मास है, ये क्या डिसाइड करेगी, उसकी डेंसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है मींस उसकी डेंसिटी कम है, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? लाइक मैंने एक स्फीयर लिया था, एक प्लास्टिक की बॉल ली थी, तो स्फीयर का जो सॉलिड स्फीयर था आयरन का, उसका मास ज्यादा था उतने यूनिट वॉल्यूम में, तो वो क्या हो रहा था, उसकी डेंसिटी ज्यादा थी। जैसे मैंने पानी में डाला तो पानी की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगी, वो डिप हो जाएगी। पर जैसे ही मैंने एक प्लास्टिक की बॉल ली, उसका मास कम था, ठीक है, मास कम होने के कारण उसकी डेंसिटी भी कम हुई, तो उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी कम हो गई। तो उसकी डेंसिटी जब वाटर की डेंसिटी से कम हुई तो वो क्या होगा, फ्लोट करने लगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, चलो अच्छा ये तो हो गया, सॉरी। देखो डेंसिटी को अलग अलग सिंबल से नोट करते हैं, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, रो से भी करते हैं, कहीं कहीं डी से भी डेंसिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से करते थे।
ठीक है, ये डिपेंड करता है कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, डेंसिटी। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट क्या होगी, देखो मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं केजी में बात करूं तो केजी वॉल्यूम को इसमें लेते हैं मीटर क्यूब, अगर मैं उसमें लूं सीजीएस यूनिट में तो क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये एसआई यूनिट में केजी पर मीटर क्यूब, ये है ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये लिखा हुआ है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। अब मैं बात करूंगा रिलेटिव डेंसिटी की, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नॉन एज रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है दो डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन बताती है, ठीक है, एक रिलेटिव टर्म बताती है कि कोई डेंसिटी इससे इतने टाइम्स ज्यादा है या इतने टाइम्स क्या है, कम है। तो कोई रिलेशन बताने के लिए हम कोई रिलेटिव वर्ड का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे एक रिलेटिव कोई दो डेंसिटी के बीच में डिफरेंस बताने के लिए कि कोई रिलेटिव कोई डेंसिटी कितने टाइम्स से ज्यादा है, ये क्या बता रही है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी बता रही। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैं 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है। उससे ऊपर या उससे कम जाने पे क्या होता है, वाटर एक्सपांड करने लग जाता है और उसकी डेंसिटी में वेरिएशन आते हैं। तो जो उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे फ्रीज करोगे तो पानी जब फ्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपांड होता है कि नहीं। अगर आप एक पानी में बोतल भर के और उसे हम फ्रीज कर दें तो बोतल फट जाएगी क्योंकि वो एक्सपांड होती है। और जैसे मैं वाटर को हीट अप करना स्टार्ट करूंगा वो स्टीम के फॉर्मेशन में लगी, तब भी तो एक्सपांड ही होती है वो, ठीक है। इट इज अ प्योर नंबर, इट हैव नो विंग हैविंग नो यूनिट। ये एक प्योर नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती है, अगर मैं इसी की बात करूं, जैसे क्यों नहीं होती इस पे अपन बात करते हैं। जैसे देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मान लीजिए मैं केजी पर मीटर क्यूब में ले रहा हूं, केजी पर मीटर क्यूब, नीचे वाले की भी मैंने केजी पर मीटर क्यूब में ही ले ली, ये दोनों कट गई, क्या आया, यूनिटलेस। तो इसकी क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर है आपको, अगर आप ग्राम में ले लो तो ग्राम में ले लो, कोई दिक्कत हो ना उससे, दोनों तब भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का। अगर मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ नंबर टाइम्स द गिवन सब्सटेंस इज हैवियर देन और इक्वल टू द वॉल्यूम। मैंने जैसे अभी बताया था कि कोई रिलेटिव टर्म क्या बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी है वो दूसरे से कितने टाइम्स हैवी है या उसके बराबर है। क्लियर है पॉइंट, उससे ज्यादा होगी तो बता देगी कि यार इतने टाइम्स ज्यादा है, या उसके बराबर है तो लगभग ऑलमोस्ट बराबर है कि दोनों की डेंसिटी, ठीक है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आइस और वाटर की बात करूं तो दोनों की डेंसिटी क्या है, आप पानी में डालोगे गिलास में, थोड़े टाइम बाद दोनों की डेंसिटी, क्योंकि वाटर की तो बनी हुई है तो दोनों की सेम हो जाएगी। एक जब आइस है तब कम रहेगी उसकी, पर जब मेल्ट होने के बाद दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेल्ट होने के बाद वाटर ही तो है, ठीक है। आइस की कम रहेगी, इस वजह से वो पानी में फ्लोट करता है, अगर ज्यादा होती तो वो सिंक कर जाता, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। देखो रिलेटिव डेंसिटी दी है सिल्वर की कितनी, 10.8। एक एग्जांपल है उसको समझते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, एक रिलेटिव डेंसिटी दी है सिल्वर की 10.8। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है, मीन्स अगर मैं बात करूं RD, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है मेरे पास 10.8, ठीक है, यूनिट होती नहीं इसकी। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी है 10⁻³ मीटर kg पर मीटर क्यूब। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं उसमें, क्या होता है मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी का, तो ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। क्या हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, अब यहां पे देखो सॉरी आरडी की वैल्यू देखो मेरे पास दी है, कितनी दी है 10.8, तो मैं इसकी वैल्यू रख दूं 10.8
इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे बात करता हूं मैं डेंसिटी ऑफ वाटर, मेरे पास है 10 की पावर 3, कितनी है 10 की पावर 3, यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। क्या है 10 की पावर 3। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है मेरे पास, सब्सटेंस, तो क्या हो जाएगा 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना निकल के आएगा मेरे पास 1 मिनट, तो ये हो जाएगी 10.8 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। देखो ये क्या बता रही है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कि वाटर की डेंसिटी से इतने टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो वो क्या बता रही थी, एक रिलेटिव टर्म बता रही थी कि कोई की चीज की डेंसिटी कितने टाइम्स ज्यादा है। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या बता रही है कि सब्सटेंस की डेंसिटी इस रिलेटिव डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से इतने टाइम्स ज्यादा है किसी सब्सटेंस की। जैसे मेरे को सिल्वर की पता करनी थी, ठीक है, तो मेरे पास वाटर की थी कि कितने टाइम ज्यादा, 10.8 टाइम ज्यादा है। किससे जब मल्टीप्लाई करूंगा, वाटर की डेंसिटी से। किसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी ज्यादा है, 10 की पावर 3 टाइम्स ज्यादा है। किससे, 10.8 मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी ज्यादा है, मतलब इतने टाइम्स इसकी वाटर की डेंसिटी इसकी डेंसिटी से ज्यादा है। इरेज हो गया क्या, सॉरी, ठीक है। मींस किसी की सब्सटेंस की क्या बता जाएगी कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, रिलेटिव डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का, तो वो सब्सटेंस की डेंसिटी इनके बराबर होगी। तो एक दूसरे के बीच में रिलेशन बताता है कि कोई टर्म्स की कितनी डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, कितने टाइम्स ज्यादा। यहाँ सब्सटेंस की डेंसिटी बता रहा है कि 10.8 इंटू 10 की पावर 3 इतने टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, इतनी डेंसिटी है सब्सटेंस की। हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप दूसरी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेंसिटी अलग अलग टाइप की। कैसे कैसे, अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी दी होगी, दो चीज, ये रिलेटिव डेंसिटी दोनों टर्म के बीच की रिलेशन होता है कि कोई चीज इतने टाइम ज्यादा, इतने इक्वल है कोई चीज, ये दोनों के बीच में रिलेटिव टर्म बताती है, ठीक है। आप ऐसे करके सारी कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी, ठीक है। और थैंक यू, गुड डे।